नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आपका इस रिवीजन सीरीज में। चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। एज यू ऑल नो कि काफी थियोरी ओरिएंटेड हो गया है अब आपका ये चैप्टर। पहले अपन को बजट बनाना पड़ता था, बट अब कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करना है इज व्हाट वी हैव टू लर्न। अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का आता है। मैं आगे वेटेज डिस्कस करूंगा इसका, पास्ट पेपर्स का जो भी नोट्स है। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे हैंड रिटन खुद से पूरे नोट्स बनाए। माय सजेशन इज कि ये सब जो नोट्स है वो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू शेयर द गूगल ड्राइव लिंक ऑल्सो सो दैट इट इज विद यू। ठीक है, सब चीजें आप लोग के साथ शेयर हो जाएगी। कीप एंजॉइंग द सेशन। आप लोग के फीडबैक शेयर करते रहिए, कमेंट शेयर करते रहिए कि कैसा आप लोग को लग रहा है, क्या आप लोग को और चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। कीप स्माइलिंग, लेट द सेशन बिगिन। अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में ये पूरा का पूरा रिवीजन सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसको 2 से 3 बार सुनना है। पूरा का पूरा आपको बजटरी कंट्रोल याद हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारा थियोरी है एंड इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप थियोरी इंस्टीट्यूट के ही लैंग्वेज में लिखे। तो मैंने ये जो नोट्स है ना, एब्सोल्युटली इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज के हिसाब से बनाया, सो दैट इट कैन बिकम हेल्पफुल टू यू। ध्यान रहे आप लोग को, एंड यू कैन क्रैक इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ठीक है, चलो प्रीव्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू में यहां पे 3 एस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर को डिवाइड किया है। ऐसा मैं नहीं, इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है। चैप्टर ओवरव्यू जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, कंट्रोल स्कीम्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट, बियॉन्ड बजटिंग। कंट्रोल स्कीम्स में 2 एस्पेक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक है फीडबैक कंट्रोल, दूसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल एंड यू विल गेट टू नो। सेकेंड एस्पेक्ट जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट कंट्रोल। इसका मतलब देखो, जहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स हो ना, वहां पे बाय डिफॉल्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आना ही आना है। तो बजट किसने बनाया, टॉप मैनेजमेंट में बनाया या लोअर मैनेजमेंट ने बनाया? अगर टॉप मैनेजमेंट में बनाया तो बुरा मान जाएगा लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट ने बनाया तो टॉप मैनेजमेंट बोलेगा अरे कुछ भी बजट बनाता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसका क्या इंपैक्ट आता है कि बजट अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, बजट सेटिंग में किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज है, all of that will be covered in the behavioral aspects. And third है beyond budgeting. This is totally new concept, एक international concept है जो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो बियॉन्ड बजटिंग के फीचर्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सुटेबिलिटी, कब यूज करना चाहिए, कौन सी कंपनीज यूज कर सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। सो ये 3 मेजर चीज के ऊपर अपने को फोकस करना है as told by ICAI. ICAI के जो मॉड्यूल है उसी को पूरी तरह से बांधते हुए मैं आगे चलूंगा एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, प्रीव्यू में आई होप आपको क्लियर हो गया। अपने को 3 चीजें पढ़नी है बजटरी कंट्रोल पे। तो इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ध्यान रखना, 3 थिंग्स आर व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। फर्स्ट, कंट्रोल मेजर्स, दूसरा बजट बनाता कौन है, ह्यूमन बीइंग, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, एंड थर्ड है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। इस कंट्रोल स्कीम में 2 चीजें, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड। सेकेंड है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इसमें क्या इफेक्ट्स है, बजट बहुत डिफिकल्ट हो गया तो कौन बजट बनाएगा, तो पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट है बियॉन्ड बजटिंग, इसका नेचर क्या है, नीड क्या है, सुटेबिलिटी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, एडेप्टिव मैकेनिज्म्स क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड हियर। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके देन, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बजटरी कंट्रोल के वेटेज के साथ। एंड जैसा आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स इज व्हाट इट इज आस्क्ड फॉर। यूजुअली 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है। जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स के लिए पूछा था एंड इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो अभी अपन रिवीजन में कवर करेंगे। एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स। अगर आता है देन डेफिनेटली वी विल हैव टू अटेम्प्ट इट। एंड पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है अब थियोरी बेस्ड हो गया है। एक्सक्लूसिवली थियोरी ओरिएंटेड पढ़ना है, मेकिंग दिस रिवीजन सेशन ऑल द मोर इंपॉर्टेंट।
आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे जितने भी रिवीजन नोट्स मैंने अभी फिलहाल बनाए हैं फॉर दिस चैप्टर, प्लीज उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से डाउनलोड कर लेना। वंस यू हैव डाउनलोडेड दिस, फिर बाद में लेक्चर देखना। एंड मेरा तो सजेशन है कि इसका एक प्रिंट ले लो। एक बार प्रिंट ले लोगे ना तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे लेक्चर होते जाएगा वैसे वैसे तुम लोग का भी पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थियोरी इज टू बी स्टडीड। 3 बार, खाली 3 बार ये चैप्टर को पढ़ना है अपने को, सुनना है ये लेक्चर को, एंड ट्रस्ट मी जितना भी थियोरी है वो सब दिमाग में सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल के साथ। देखो इंटरमीडिएट में आपको बजट बनाना था, यहां पे क्या है, बजट को कंट्रोल करना है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो यहां पे वो बोलते हैं कि बॉस पहले तुम बजट बना लो, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड टारगेट्स रिगार्डिंग एवरीथिंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग। और आपका काम क्या है बजटरी कंट्रोल में, इट इज मॉनिटरिंग ऑफ दैट परफॉर्मेंस, इट इज मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली, जेपी मॉर्गन में हम लोग एक्चुअली ये बजट्स बनाते थे एंड फिर कंट्रोलिंग मेजर्स डालते थे। तो जो मेरा इनिशियल 1.5 years है ना, वो मैंने बजट्स बनाया है। फिर मेरा प्रमोशन हो गया फ्रॉम फाइनेंशियल एनालिस्ट टू सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, तब मैं बजट्स को रिव्यू करने लगा एंड बजट्स के ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म्स डालने लगा। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मींस फर्स्ट एस्टैब्लिश योर बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स। एक बार वो हो गया एंड दिस हैज टू बी रिगार्डिंग एवरीथिंग, फॉर योर इनकम्स, फॉर योर एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, सबके लिए एक बजट बनाना है एंड देन उसको कंटिन्यूअली परफॉर्मेंस के हिसाब से मेजर, उसको कंट्रोल देखते, कंट्रोल मेजर्स डालते जाने हैं। एज पर हार्वर्ड एंड ब्राउन व्हाट हैपेंस इज दिस, देखो कोई भी कंपनी काम क्यों करती है, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है नेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कि मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ता रहे। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट एंड ऑफ द डे इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट। अब यहां पे सेल्स के लिए जो भी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट के लिए मटेरियल डिपार्टमेंट है, मटेरियल के लिए परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेबर में लेबर मैनेजर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इतने सारे जो डिपार्टमेंट है ये सब के सब अपना बजट बनाएंगे एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम। वो जब बजट बनता है फिर उसको अपन लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल्स के साथ एंड देन फिर बाद में वी विल सी हाउ वी कैन इवन इंप्रूव द प्रॉफिट बेटर। सो इट इज व्हाट, इट इज कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। वंस दैट हैपेंस तो वो बजट बनाएगा, बजट बनाने के बाद अपन उसको एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे और फिर बाद में प्रॉफिट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी विल थिंक। सो कम हियर, सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग बजट्स। कौन बनाएगा ये बजट? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, परचेज, प्रोडक्शन, लेबर, एचआर, ऑल ऑफ दैट। एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपेयर एक्चुअल विद बजट एंड इंप्रूव एंड अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। सो हार्वर्ड एंड ब्राउन ने एक बहुत ही सुपर डेफिनेशन दिया है। तो अगर बजटरी कंट्रोल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने को ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख देना है, क्या? दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग। सी एंड ऑफ द डे अपन क्या कर रहे हैं? बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट्स बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। कब होगा ये डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन? जब उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो आपको बजट देंगे, बजट बन गया उसके बाद कंपेयर एक्चुअल विद द बजट, देन इंप्रूव एंड अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। सो आई होप बजटरी कंट्रोल क्या है वो अपने को क्लियर हो गया। अब इसके कुछ फीचर्स है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला फीचर है दैट इट इज बेसिकली एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एज आई सेड, जब हम लोग जेपी मॉर्गन में थे तो हम लोग का मंथ होता, ईयर होता था जैन टू जैन, ठीक है, जैन टू दिसंबर। तो एक्चुअली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी यूज्ड टू मेक बजट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ऐसा नहीं है कि ये बजट खाली ऐसे ही बोलने के लिए, ये एक्चुअली बनता है सब कंपनीज में। सो मैंने बजट्स बनाया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो क्या होता था ये बजट में, हम लोग पूरे ईयर का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का, जो मेरा डिपार्टमेंट था, मैं एसेट मैनेजमेंट टीम में था, सो हमारे पूरे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का हम लोग एक एस्टिमेशन निकाल लेते थे फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। 1 year इज व्हाट आई मेड द बजट फॉर। सो हमारा जो स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड था वो 1 year था।
हेल्पिंग मैनेजर्स सेट फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस गोल्स। देखो अब क्या है पता है क्या, एक बार बजट बन गया ना, उसके बेसिस पे आपको बोनस मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास गया और परचेज डिपार्टमेंट को बता भाई ये बार कितना परचेज करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया बोला कितना प्रोडक्शन करोगे, सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया भाई कितना टोटल सेल्स करने वाले हो, कितना मार्केटिंग होगा। तो बेस्ड ऑन दैट से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम ने बोला कि हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, अब उन्होंने एक्चुअल में सेल किया 1,20,000 यूनिट्स, तो उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या था 1 लाख यूनिट्स का, बट उन्होंने एक्चुअली सेल कितना किया है 1,20,000 यूनिट्स। तो उससे क्या हुआ, हेल्प मैनेजर्स सेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गोल्स। क्या गोल था, 1 लाख यूनिट सेल करना है, ठीक है। कंपाइल्ड एंड री इवेल्युएटेड रेगुलरली, तो 6 मंथली हम लोग का मीटिंग होता था जहां पे रेगुलर बेसिस पे ये इवेल्युएशन होता था वेदर द budgets that is being prepared is correct or not, compare, बराबर है। सो अब से फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल का पूरा बना दिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, मैंने मंथ ऑफ अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर का पूरा बजट बना दिया। अब मालूम पड़ा बीच में 6 महीने बाद हम इवेल्युएट कर रहे हैं और देखा कि कोविड आ गया, कोरोना हो गया, सो ऑब्वियसली द होल बजट विल हैव टू बी रीप्रिपेयर्ड। सो वहां पे अपने को एक री इवेल्युएशन करते रहना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस, तो ही वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि चीजें राइट ट्रैक पे चल रही है कि नहीं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल दैट बजट्स आर री इवेल्युएटेड रेगुलरली, ठीक है। देन फाइनली एडजस्ट परफॉर्मेंस एज नीडेड, तो उसमें अगर कुछ आपको ऊपर नीचे करना है कर सकते हो। एंड फाइनली कंपेयर योर एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजट। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। आई थिंक मैंने 3-4 को इंटरचेंज कर दिया, डजंट मैटर। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सबसे पहला काम आपका वो है बजट में कि आप एस्टिमेट कर दो कितने ड्यूरेशन के लिए, आप 1 साल के लिए कर रहे हो, तो अक्टूबर में मैं बनाता था ऐसा सोचो अक्टूबर में आप भी बना रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए जैन टू दिसंबर। अब एक फ्यूचर पीरियड के लिए 1 ईयर के लिए अपन लोग बना रहे, 6 मंथ्स में अपन लोग चेक करते रहेंगे कि ये बराबर चल रहा है कि नहीं, तो रीवैल्यूएटेड रेगुलरली। इससे मेरे को पता चलता है कि भाई मेरा जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मेजर्स जो मैंने सेट किया है मेरे मैनेजर्स के लिए वो बराबर है कि नहीं। फिर कंपैरिजन करो तो 1 लाख यूनिट्स का मैंने उसके लिए एक फाइनेंशियल बेंचमार्क सेट किया था। अब मैं कंपेयर करूंगा कि एक्चुअल में 1,20,000 हुआ है, 90,000 हुआ है या 1 लाख हुआ है, एंड देन फाइनली उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, उस बेसिस पे उसको बोनस मिलेगा। सो आई होप दिस होल सिस्टम इज क्लियर। व्हाट एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये मैं बना और मैं इसको रेगुलरली रीवैल्यूएट करते रहूंगा। बन गया है, नाउ दिस बिकम्स अ बेंचमार्क फॉर फाइनेंशियल मैनेजर्स। अब इसके बेसिस पे एक्चुअल रन स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करो एंड फाइनली एडजस्ट योर परफॉर्मेंस एज नीडेड। सो नेक्स्ट टाइम अब अगर जब मैं बजट बनाऊंगा तो आई विल सी कि किसने कैसा परफॉर्म किया था, उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर उस डिपार्टमेंट का बजट बनेगा। सो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब उन्होंने बोला है कि भाई क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल के, तो भाई क्या चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सीए बनना है तो व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ बिकमिंग अ सीए। तो सबसे पहला चीज होता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकेंड चीज होता है यू शुड हैव अ कैपेसिटी टू स्टडी फॉर नॉन स्टॉप आवर्स। थर्ड होता है आप में एक राइटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। सो ये सब प्री रेक्विजिट्स है टू बिकम अ सीए। वैसे ही अगर बजटरी कंट्रोल किसी कंपनी में एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स होंगे, सबसे पहले सीरियस एटीट्यूड थ्रू आउट द ऑल लेवल्स। सो लोअर लेवल हायर लेवल सब जगह एक सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट सिर्फ नाम के लिए बना दिया, नो, देयर हैज टू बी अ सीरियस एटीट्यूड। जैसा अपना सीए है, ऐसा नहीं है बस चलो सीपीटी क्लियर हो गया है अभी सीए बन जाएंगे, नहीं, देयर हैज टू बी अ सीरियस एटीट्यूड। डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि आपके जो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज है ना उस हिसाब से सेट किया है कि आपका जो डिमार्केशन है ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो बजट्स या बजटरी कंट्रोल बहुत मुश्किल है आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट करना। रीजनेबल टारगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कुछ भी टारगेट दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बार मैंने 1 लाख यूनिट सेल किया, नेक्स्ट टाइम आप बोलो कि 5 लाख यूनिट आप सेल करो। नो, दैट विल नॉट बी रीजनेबल एट ऑल। सो देयर शुड बी अ रीजनेबल टारगेट।
फोर्थ, प्रॉपर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक। सो आपके पास क्या आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, देखो अब एक बार बजट्स बन गया है, अब बजट्स को इवैल्यूएट करेंगे एक्चुअल के साथ। सो प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, जो भी डेटा है उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से शेयर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट्स निकलना चाहिए। देखो मैंने आपको अभी बताया कि यूजुअल सिस्टम क्या है, एक साल में अपन वेरिएंस रिपोर्ट्स निकालेंगे, बट अगर आपको बजटरी कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, देन माय सजेशन इज एवरी 3 मंथ्स आपका बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट्स बनते रहना चाहिए। एंड लास्ट इज अप्रोप्रिएट एक्शंस टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल। सो इफ थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, देखो 3 महीने में अगर वेरिएंस रिपोर्ट बनेगा, तो अगर कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो आपको पूरा साल वेट नहीं करना है, इमीडिएटली यू विल इंप्लीमेंट फ्यू थिंग्स जिससे अप्रोप्रिएट कंट्रोल वापस आ जाए। ठीक है, सो व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ बिकमिंग अ सीए, मैंने बताया। वैसे ही प्री रेक्विजिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, पहला सीरियस एटीट्यूड, सेकंड डिमार्केशन बिटवीन एरियाज, demarcation between areas of managerial responsibility, so responsibility centers set होना चाहिए। बेसिकली रीजनेबल टारगेट्स देना है अपने को, कुछ भी अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड नहीं देना है। फिर एक बार टारगेट्स दे दिया, उसके बाद इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस करना है, उसके लिए प्रॉपर डेटा कलेक्ट करो, एनालिसिस करो, और फिर रिपोर्टिंग करना है अपने को जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। टाइमली वेरिएंस रिपोर्ट निकालते रहो, सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शंस कैन बी टेकन टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल इफ दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। आई होप वी आर क्लियर। सो बजटरी कंट्रोल का बेसिक्स, उसका अंडरस्टैंडिंग एंड उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी में, तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स है, अपने को क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंट्रोल। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल में दो टाइप होता है, एक होता है फीडबैक एंड दूसरा होता है फीड फॉरवर्ड। ऑब्वियसली फीडबैक आप लोग सब लोग ने सुना होगा एंड इनफैक्ट दिया भी होगा। तो कई बार अगर आप होटल में खाना खाने को जाते हो, तो खाना खाने के बाद जो वेटर है ना, वो वेटर आएगा और आपको बोलेगा कि सर कैसा एम्बियंस लगा, कैसा टेस्ट लगा आपको, खाना कैसा लगा, और हम कोई वैरायटी ऐड करें क्या। सो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट फीडबैक। क्यों? क्योंकि इट इज अ पोस्ट एक्शन, इट इज अ रिएक्शन आफ्टर एन इवेंट हैज टेकन प्लेस। बट यही अगर वो मेरे पास पहले से आ जाए और पूछ ले कि सर आपको नमक कितना चाहिए, सर आपको मसाला कितना चाहिए, सर आपको मैं ये वैरायटी सजेस्ट करता हूं आप ये लीजिए ना, अभी अंडरस्टैंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव मैकेनिज्म। सो रिएक्शन, कोई इवेंट हो गया, उसके बाद अगर मैं आपको पूछता हूं तो वो हो जाता है फीडबैक, एंड अगर पहले ही मैं आपको पूछ लूं देन वो हो जाता है फीड फॉरवर्ड। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ फीड फॉरवर्ड विद योर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा YouTube का लेक्चर है, तो YouTube का जो लेक्चर है उसके ऊपर मैं आपसे कमेंट्स लूंगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तो आप कमेंट में लिखेंगे जैसा भी आपको लगा है। जो आपके कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे मैं उसको एज अ फीड फॉरवर्ड ले लूंगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। समझ रहे हो? फीड फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए, फीडबैक फ्यूचर के लिए फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले ना कॉन्सेप्ट खाली फीडबैक का था, फिर ये जो मार्केटिंग जाइंट्स है इन्होंने बोला कि क्यों ना ये नया सिस्टम ले आए फीड फॉरवर्ड का भी। सो दैट इज वेयर इट बिकेम वेरी वेरी हिट कि आप पहले से ही कस्टमर से कस्टमाइजेशन करवा लीजिए। अगर आप लोगों को पता होगा कि आजकल है ना बहुत सारे सर्वेज आते हैं, तो सर्वे आप लोग को फिल करने को बोलते हैं, प्रोडक्ट बनने के पहले ही आपके पास से सर्वे ले लेते हैं कि भाई कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं, तो अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं आपके पास एक सर्वे करवाऊंगा कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ मोबाइल फोन, और उस बेसिस पे जो मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि भाई ये तो चाहिए, से कैमरा मेरे को 25 मेगापिक्सल चाहिए ही चाहिए, सो दैट बिकम्स अ फीड फॉरवर्ड फॉर दैट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उस हिसाब से वो फिर मोबाइल बनाएगा। तो ये जो सर्वे करवा लिया मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो क्या हो गया, फीड फॉरवर्ड। आई एम बीइंग प्रोएक्टिव। वेयर एज मोबाइल बन गया, उसके बाद में अगर आपको पूछ रहा हूं कि कैसा लगा आपको मेरा फीचर्स, तो वो क्या हो गया, रिएक्टिव। समझ रहे हो? सो फीडबैक का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन आफ्टर एन इवेंट हैज टेकन प्लेस। अब देखो दोनों केस में अपने को प्लान जो अपन कर रहे हैं और जो एक्चुअल होने वाला है, कंपैरिजन दोनों में करना है। अपन लोग फीडबैक में भी क्या करते हैं, जो प्लान किया था और जो एक्चुअल में हुआ वो उसको अपन लोग कंपेयर करते हैं, एंड उस बेसिस पे अपने को फिर क्या मॉडिफिकेशन करना है वो अपन
वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट थिंग। फीड फॉरवर्ड में भी वही करते हैं, बट फीड फॉरवर्ड में फोरकास्टिंग पहले से ही कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं तो मेरे को कैसा रिएक्शन मिलेगा, तो अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, प्लानिंग, क्या रिएक्शन मिलेगा, एक्चुअल, वो मेरे लिए फोरकास्ट की तरह काम करेगा एंड आई विल इंप्रूव इट बिफोर इवन द प्रोडक्ट इज मेड। सो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, दोनों में डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटकम, बट यहां पे क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन। सो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन, क्योंकि फीडबैक में काम तो हो चुका है, अब फ्यूचरिस्टिकली मेरे को ये यूज करना पड़ेगा। Whereas इसमें क्या होता है, वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, फोरकास्टिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटकम्स एंड एक्शन बिफोर इवेंट। सो उसके पहले ही मैं फोरकास्ट कर लूंगा एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लूंगा। Whereas यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन, समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट, इट इज अ डिटेक्टिव टूल। डिटेक्टिव मतलब काम हो गया, उसके बाद मैं डिटेक्ट कर रहा हूं कि ठीक है, दिस इज व्हाट कैन बी डन। वेयरएज यहां पे क्या है, ये प्रोग्रेसिव टूल है। तो यहां पे देखो, फोरकास्टिंग से मुझे याद आया कि कई बार वेदर फोरकास्ट होता है, करेक्ट। सो अगर से फॉर एग्जांपल मैं वेदर फोरकास्ट लिए बिना चले गया और बारिश आ गया, देन इन दैट केस अब मेरे को फीडबैक वो देना पड़ेगा कि अरे यार काश मैं मेरा अम्ब्रेला ले गया होता तो, बराबर है। वेरएज अगर मैंने फोरकास्ट कर लिया, मतलब मैं वेदर डिपार्टमेंट का सुन लूं पहले, फिर ऑटोमेटिकली मैं छतरी लेकर जाऊं बिकॉज आई फील दैट देयर इज गोइंग टू बी रेंज, देन इन दैट केस वो क्या हो गया, मेरा फीड फॉरवर्ड। सो इट वन इज अ डिटेक्टिव टूल, अदर इज अ प्रोग्रेसिव टूल। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट, या सेकंड लास्ट पॉइंट इज feedback focuses on output and feed forward focuses on the input। जैसा मैंने आप लोगों को रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था कि खाना बन गया, उसके बाद जब वो बिल आएगा तब वो मेरे से एक फीडबैक लेगा कि सर आपको रोटी कैसी लगी, सब्जी कैसी लगी। वेयर एज फीड फॉरवर्ड क्या बोलता है, पहले से ही आपको पूछेगा सर आपको रोटी में कैसी चाहिए, कड़क चाहिए या मुलायम चाहिए, या फिर सर आपको सब्जी में नमक चाहिए ज्यादा या फिर क्या चाहिए। सो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, आपसे इनपुट ले रहा हूं और फिर मेरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। वेयर एज इन केस ऑफ फीडबैक, प्रोडक्ट बन चुका है, आउटपुट आ चुका है, अब उसको कैसे क्या इंप्रूव करना है फ्यूचर के लिए, दैट इज व्हाट माय फीडबैक इज। सो योर फोकस इज ऑन आउटपुट, वेयर एज इन केस ऑफ फीड फॉरवर्ड फोकस इज ऑन इनपुट। एंड लास्ट इज पॉइंट आउट एंड करेक्ट इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, whereas यहां पे प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। इसके लिए मैंने बोला ना आपको, ये एमबीए ने ये फीड फॉरवर्ड का सिस्टम निकाला एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ह्यूज हिट। देखो अब मैंने इसको डिस्टिंग्विश ऐसे क्यों करवाया, उसका रीजन है, आपको एग्जाम में अगर फीडबैक या फीड फॉरवर्ड का कोई भी केस स्टडी आता है, देन इन दैट केस आपको एज इट इज यही छाप के आना है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बजटरी कंट्रोल में जो भी केस स्टडी इंस्टीट्यूट डाल रहा है, वो सब में वो यूज क्या कर रहा है पता है क्या, ये टेक्निकल आंसर्स को यूज करने वाला है। तो एक केस देगा आपको फीडबैक फीड फॉरवर्ड का, तो वो जो जनरल केस है उसमें अपने को थियोरी तो फीडबैक फीड फॉरवर्ड का वो एक्सपेक्ट करता ही है इंस्टीट्यूट, जो अपने को यहाँ पे लिख कर आना है, फिर वो केस के हिसाब से थोड़ा बहुत अपन लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, समझे क्या। सो यू हैव टू यूज दिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिव, what feedback is reactive whereas feed forward is proactive। सेकेंड, दोनों में अपने को planned outcome and actual outcome को कंपेयर करना है, बट यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन होगा, यहां पे फोरकास्टिंग के बेसिस पे आई विल टेक द एक्शन बिफोर इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो एक डिटेक्टिव है, एक प्रोग्रेसिव है। फोर्थ वाला पॉइंट है, एक फोकस करता है आउटपुट के ऊपर, दूसरा फोकस करता है इनपुट के ऊपर। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट आउट एंड करेक्ट इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, वेयरएज यहां पे प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। सो आई होप आप लोग को ये सब रिकलेक्ट हो गया होगा, right? So this is what your feedback and feed forward is logically absolutely clear। एग्जाम्पल जो मैंने आप लोग को दिया है उसको याद रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स कंटिन्यू। फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। सो अभी अगर ये जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पे कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स होते हैं, तो उनके क्या फीचर्स है, एक उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बोला ना कि अगर होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूं, देन इन दैट केस उनका एक टिपिकल फॉर्मेट होता है, एम्बियंस, फूड, सर्विस प्रोवाइडेड,
ऑल ऑफ दैट। सो वैसा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए फीडबैक रिपोर्ट का। वो फॉर्मेट के बेसिस पे अपन लोग जो भी इनपुट अपने को लेना है फ्यूचर के लिए वो यूज करेंगे and we will improve our product. Again I'm telling you, feedback becomes a input for future feed forward. नेक्स्ट सेकेंड है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्लोज वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। आप फिर बाद में जो फीडबैक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाओगे उसमें आपको जो भी आपने सोचा था और जो वेरिएशन हुआ है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से अभी अगर कोई मोबाइल फोन इंडस्ट्री है तो मोबाइल फोन वालों ने आप लोग के पास से फीडबैक्स लिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने मेरी कार को सर्विसिंग के लिए भेजा था, तो मेरी जो कार सर्विस होके आई उसके बाद में उनका एक फोन आया कि सर हमारे जो सर्विस दिया है वो सही लगा क्या। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मेरा ना जो ब्रेक है ना वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है। तो उनके लिए वो एक फीडबैक बन गया। तो उन्होंने अपने फीडबैक में लिख लिया कि ब्रेक नॉट वर्किंग आफ्टर सर्विस। सो स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड कि भाई सर्विस देने के बाद ब्रेक बराबर चलना चाहिए, बट वेरिएशन था वो करेक्ट। सो वी हैव टू डिस्क्लोज दैट सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो कोई कार को सर्विस करेंगे ना तो उनके पास फीडबैक मैनेजमेंट रिपोर्ट में आया है कि ब्रेक वाज नॉट वर्किंग इवन आफ्टर सर्विस, तो वो ब्रेक को डबल चेक कर लेंगे सो दैट देयर इज नो डिविएशन। सो जैसे जैसे आप अपना रिपोर्ट फीडबैक का रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिविएशन हुआ है स्टैंडर्ड में से, उसको आपको इंप्रूव करना है बेसिकली। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, disclose variations from standard, disclose accomplishment and responsibility, accomplishment and responsibility। सो आपका वो एम्बियंस में लिखा है 5 स्टार, सो इट इज एन अकम्प्लिशमेंट। उधर लिखा है कि आपको टोटल सर्विस कैसा लगा, सर सर्विस वाज वेरी गुड 5 स्टार, इट इज एन अकम्प्लिशमेंट। सो मेरे को वही कार वालों ने पूछा सर आपको ओवरऑल सर्विस कैसा लगा, मैं बोला सर्विस वाज वेरी गुड, टाइम टू टाइम मेरे पास कॉल आ गया, लेके गए मेरे पास से, जैसा बोला था वही टाइम पे मेरे को रिटर्न कर दिया। सो द अकम्प्लिशमेंट शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर feedback. So disclose accomplishment and responsibility. Then report should be extracted promptly. So एक क्लिक पे अगर मेरे को कोई भी फीडबैक, कोई भी प्रोडक्ट का कस्टमर का देखना है तो सबका फीडबैक्स रेडी होना चाहिए। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट वन क्लिक, सीधा वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाए। एंड लास्ट इज डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फीडबैक के हिसाब से आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है नहीं है, all of that will be disclosed in our trends and relationship। तो जैसा मैंने आपको क्या बोला था अभी कि मेरी कार का से ब्रेक का इश्यू था, किसी और का से इंजन ऑयल का इश्यू हो सकता है, तो वो सब उनको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा इश्यू सबसे ज्यादा आ रहा है एंड कौन से इसके ऊपर उनको सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है। सो डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। सो व्हाट आर द 5 पॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड हियर। फर्स्ट, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला कि होटल कोई भी जाओगे अच्छे होटल में तो उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, यूज दैट। सेकंड होता है डिस्क्लोज वेरिएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड सो दैट यू कम टू नो कि कहां पे आप गलती कर रहे हो। थर्ड, डिस्क्लोज ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। अब ये जहां जहां पे भी गलती और इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी जो भी है, ये ट्रेंड रिलेशनशिप को फॉलो करते जाओ और उस हिसाब से काम करते जाओ। देन देयर इज डिस्क्लोज अकम्प्लिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट आपको पता चले पॉजिटिव अकम्प्लिशमेंट भी है तो भी यू शुड बी अवेयर ऑफ दिट एंड रिपोर्ट शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट प्रॉम्प्टली। करेक्ट। सो दीज आर द 5 थिंग्स जो एक फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट का पार्ट होते हैं एंड शुड बी यूज्ड इन द स्मूथ मैनर। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक के ऊपर। तो फीडबैक टोटल 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्राइमरी का मतलब होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। इसका मतलब से फॉर एग्जांपल अब मैं जेपी मॉर्गन में काम कर रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल बोलता हूं, मैं जेपी मॉर्गन में काम कर रहा हूं तो हम लोग का एक हायरार्की होता था। तो हायरार्की कैसा होता था हमारा, एक होता था फाइनेंशियल एनालिस्ट जिससे मैंने ज्वाइन किया था, फिर होता है सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपके फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप वो हो जाओगे। उसके बाद होता है एसोसिएट, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये हम लोग का हायरार्की है। अब अगर मैंने ऑब्वियसली जब ज्वाइन किया था तब मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं था, मैंने तो एज अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जो मेल भेजा ना, ईमेल, वो बराबर नहीं था,
तो छोटा सा चीज है, कोई बहुत हाई लेवल पे मेल करवाएंगे भी नहीं इनिशियल फाइनेंशियल एनालिस्ट को। तो मैंने एक जनरल मेल भेजा था एक हमारे वेंडर को, जो कोई जिसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था, बट मेल भेजने में मेरे से गलती हुई। तो क्या था, वो छोटा सा इशू था। अब वो छोटे से इशू के लिए क्या, अभी से फॉर एग्जांपल मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो ऑब्वियसली मिस्टेक हुआ तो मेरा सीनियर कौन था, मेरा सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट था, वो मेरा सीनियर था। तो क्या वो सीधा जाके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंप्लेन करेगा क्या कि सर आपने यहाँ पे गलती, देखो ये मेरा जो जूनियर है इसने इतना बड़ा गलती किया है कि इसने गलत मेल भेज दिया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। से आप लोग भी आर्टिकलशिप करते हो, अगर समझो आप लोग के आर्टिकलशिप में आप लोग से भी वाउचिंग में या वेरिफिकेशन में कोई गलती हुई है, तो अब अगर छोटी मोटी गलती है तो थोड़ी ना सीनियर आपका सीधा जाके वो पार्टनर को बोलेगा कि ये देखो ऐसा ऐसा गलती कर दिया, इसने वाउचिंग बराबर नहीं किया। नहीं, वो आपको समझा देगा कि भाई देख ये छोटा गलती हो गया तेरे से, इसको इंप्रूव कर ले। उसको बोलते हैं प्राइमरी फीडबैक। रिलेटिवली स्मॉल वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, स्मॉल वेरिएशन है। आप लाइन मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं लाइन मैनेजमेंट। तो ये जो लाइन मैनेजमेंट है उसमें आप इमीडिएट लेवल पे आप डिस्कस कर लो और बात को खत्म कर दो। बट अगर कोई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, फॉर एग्जांपल मेरे को रॉ मटेरियल मंगवाना था एक्स क्वालिटी का और मैं रॉ मटेरियल मंगवाया वाई क्वालिटी का, जिसकी वजह से मेरा जो मेन आउटपुट है, फिनिश गुड है, वो खराब हो जाएगा, देन इट इज अ बिग इशू। और अगर ऐसा सिनेरियो है देन बात आगे पहुंच सकती है, क्योंकि आपने जो रॉ मटेरियल मंगवाया था अब आपको वो नहीं चाहिए तो वो रिटर्न करना पड़ेगा। फिर आपको आपके सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि भाई देख मेरे को एक्स नहीं, मेरे को वाई रॉ मटेरियल चाहिए था। फिर वो नया वाई रॉ मटेरियल बनाएगा, फिर आपके पास आएगा। सो यहां पे बहुत बड़ा डिविएशन हो गया है जो मैंने बजट किया था या प्लान किया था, एंड देयरफॉर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी फीडबैक। यहां पे मेरा हायर लेवल मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसको भाषा में, मल्टीनेशनल कंपनी की भाषा में एस्केलेशन भी कहते हैं। सो हायर लेवल फीडबैक, if there is a plan, budget and control system are revised to meet changes in condition. So currently जो मेरा थॉट प्रोसेस था उसके हिसाब से अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो मैं एक्स रॉ मटेरियल चाहिए था बट नाउ वाई रॉ मटेरियल चाहिए, सो देयर इज अ चेंज, बिग चेंज इन कंडीशन, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी फीडबैक। फिर बाद में आता है नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। सो नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम बराबर से नहीं कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको बोलेंगे कि प्लीज स्टॉप हो जाओ, रिवाइज करो, एंड देन फिर पॉजिटिवली उसको टेक इट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में अगर आपको कम मार्क्स आया, देन बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू गिव यू अ नेगेटिव फीडबैक। तो आपको ऐसे कोर्स के केस में क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्टडीज का स्ट्रेटेजी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू start afresh. So activities must be brought back on course as they are deviating from the plans. So there is a requirement of a reverse deviation. ठीक है ना, से failure in examination. एंड देन लास्ट है मेरा पॉजिटिव फीडबैक। अगर कोई चीज सही चल रही है, देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल रीइंफोर्स। हम बोलेंगे कि अरे वाह सही है, लेक्चर्स एकदम सही जा रहे हैं सर। देखो कई बार स्टूडेंट से फीडबैक आता है कि सर वी आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स, आप ऐसे ही जोर से पढ़ाते रहिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को एकदम एग्जांपल्स के साथ कवर कीजिए। मेरे को और डबल जोश और जुनून आ जाता है कि अब मेरे को मेरे स्टूडेंट्स के लिए और बहुत कुछ करके देना है। सो वो क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक रीइंफोर्स व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू डू, एंड आप जो कर रहे हैं उसको रीइंफोर्स करने का जरूरत है। आपको आईपीसीसी में रैंक आया, देन इन दैट केस बहुत अच्छा, ये तो पॉजिटिव चीज है। फाइनल में भी आप यही स्ट्रेटेजी यूज कर दिएगा सो दैट फाइनल में भी आपको रैंक आए। सो कंट्रोल एक्शन, कंटिन्यूइंग द करंट कोर्स। ठीक है, सो आई होप ये 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक अपने को क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ अपने टाइप्स ऑफ फीडबैक्स थे वो पूरे के पूरे क्लियर हो गए। 4 मेरे जो पॉइंट्स थे इसमें जो मेरे को ध्यान में रखना है वो है प्राइमरी फीडबैक, जहां पे स्मॉल कुछ प्लान से चेंज है। सो यहां पे मैं हाई लेवल पे जाऊंगा भी नहीं, रिलेटिवली स्मॉल वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान। सेकेंडरी फीडबैक हायर लेवल फीडबैक है ये, जहां पे जो अपन ने प्लान किया था वहां से बहुत बड़ा चेंज, कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो गया। सो प्लान्स और बजट्स आर रिवाइज्ड टू मीट चेंजेस इन करंट कंडीशन।
थर्ड इज नेगेटिव फीडबैक, कि अगर एक्टिविटीज कुछ बराबर नहीं है देन इन दैट केस दे विल हैव टू बी बॉट बैक ऑन कोर्स एज दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द प्लान्स, उसको कहते हैं रिवर्स डिविएशन। एंड फोर्थ है पॉजिटिव विच इज कंट्रोल एक्शन कंटिन्यूइंग द करंट कोर्स, उसको बोलते हैं रीइंफोर्स डिविएशन। तो ये चार को मिला के बनता है मेरा टाइप्स ऑफ फीडबैक। सो अभी मेरा जो फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। पार्ट 1 बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल, प्री रिक्विजिट ऑफ बजटरी कंट्रोल क्लियर हो गया। देखो 2 या 3 बार आप लेक्चर को सुनोगे ना, मैं आपको बोलता हूं याद भी हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट निमोनिक्स यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने के लिए। माय सजेशन इज के बहुत ज्यादा निमोनिक्स यूज करोगे तो वो निमोनिक्स में ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए मैंने सोचा निमोनिक्स बनाओ, बट आई वाज लाइक नहीं फिर और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको लगता है यू कैन क्रिएट योर ओन थिंग, मेरा काम है आपको लॉजिकली साउंड करना और क्लैरिटी देना इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाट आई हैव डन। 3 बार सुनोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। फिर फीडबैक फीड फॉरवर्ड क्या होता है, उसका डिस्टिंग्विश, उसके जो पॉइंट्स है वो याद रख लेना है। फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट में 4-5 चीजें जो आएंगी, एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक के जो 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक है वो। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल ऑफ दिस। अब अपन चलेंगे पार्ट 2 पे, विच इज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। 2 मिनट्स फटाफट देख लो। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, विच इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो देखो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कुछ टाइम पहले, कि जहां पे भी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है ना, वहां पे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आएगा ही आएगा। तो से फॉर एग्जांपल टॉप डाउन, मतलब अगर मेरे हायर लेवल मैनेजमेंट ने बजट बना दिया, देन इन दैट केस लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलेगा कि अरे यार ये बजट तो कितना डिफिकल्ट है। मैंने खुद ने प्रैक्टिकली ये चीज ऑब्जर्व की है। तो जब मैं कई बार मेरे स्टाफ को कुछ टारगेट देता हूं कि भाई देखो आपको ये टारगेट अचीव करना है तो मैं आपको बोनस दूंगा, तो उनका हमेशा यही मानना होता है कि सर आप जो टारगेट दे रहे हो ना वो तो अनअचीवेबल है। समझ रहे हो क्या? तो बिहेवियरल इश्यूज आ गए हम लोग दोनों के बीच में। और वो लोग को मैं पूछता हूं तुम लोग बताओ क्या टारगेट होना चाहिए, तो उनका जो टारगेट आता है वो तो इतना कम होता है कि मुझे लगता है कोई भी अचीव कर लेगा। बिहेवियरल एस्पेक्ट आ गया, समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। आ जाओ, बजट शुड नॉट बी टू चैलेंजिंग दैट इट डीमोटिवेट्स द एम्प्लॉई। अरे किसी स्टूडेंट को बोला जो जुम्मा जुम्मा हर साल 60 to 70% लाता है, उसको बोलोगे कि सीधा जाके 90% लेकर आ, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। उसको लगेगा सर मैं तो 60 to 70 वाला बंदा हूं, अचानक से आप बोलोगे जा 90% लेकर आ, इट इज नॉट पॉसिबल। अरे वो जो लाता रहेगा उसमें भी वो कुछ गड़बड़ कर देगा, मोटिवेट नहीं वो डीमोटिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो? सो बजट जो आप बनाते हो दैट शुड बी वेरी स्ट्रेटेजिकली मेड एंड इन्फॉर्म। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स इन टारगेट सेटिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। तो इसके लिए भाई जब बजट बना रहे हो दैट पॉइंट इन टाइम जो भी मैनेजर्स है उनको साथ में लेके चलो। सो दैट्स व्हाट वी डिड। सो इन जेपी मॉर्गन देयर इज अ कल्चर जहां पे जब आप बजट बनाते हो सो एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटेड एंड फिर वो बजट बनता है। एट टाइम्स एम्प्लॉय इज इन अ फिक्स के भाई कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करूं या क्वालिटी पे फोकस करूं। देखो कई बार बजट्स जो बन जाते हैं ना, तो बजट में कॉस्ट रिडक्शन का फोकस होता है, बट आप जब एक्चुअली काम करते हो रियलिटी में तब आपको रियलाइज होता है यार ये अगर मैं बजट के हिसाब से चलूं तो कॉस्ट रिडक्शन तो हो जाएगा बट कहीं ना कहीं क्वालिटी इंपैक्ट हो जाएगा, और दैट शुड नॉट हैपन। तो कई बार ये बिहेवियरल इश्यूज में फिक्स आ जाता है कि मैं करूं क्या, मैं कॉस्ट के ऊपर फोकस करूं मैं या क्वालिटी के ऊपर फोकस करूं। सो दिस दोनों को भी अपने को बैलेंस आउट करके चलना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज मैनेजर शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू when implementing a plan so always try to focus from a long viewpoint। so ये जस्ट एक 3-4 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है कि भाई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैनेजर डीमोटिवेट हो जाएगा। हो सके तो जब आप बजट्स बना रहे हो तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो टारगेट सेटिंग में, और जब भी आपका एम्प्लॉय फिक्स में हो कि कॉस्ट पे फोकस करूं या क्वालिटी पे, देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन जिससे उसको वो चीज का क्लैरिटी मिल जाए। एंड मैनेजर शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट व्हेनेवर अ बजट इज बीइंग डन या एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो तब। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑफ बजट स्लैक। अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि अगर आपको ही मैंने बोल दिया, जब अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब
मैं खुद बजट बनाता हूं तो मेरा स्टाफ बोलता है कि सर आप तो बहुत हाई लेवल का बजट बना रहे हो हमारे लिए। जब उनको बोलता हूं तो वो तो बहुत ज्यादा लो लेवल का बजट बना देते हैं, तो उसको कहते हैं बजट स्लैक। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस जो होना चाहिए और जो बजट बन रहा है वो मैच नहीं हो रहा है। आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिचुएशन में मैच हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप, मैंने अभी क्या बोला था कि आपको हर साल 60 to 70% आता है, ठीक है। तो अब आपके पेरेंट्स आएंगे और आपको बोलेंगे क्या सोच रहा है ये बार कितना परसेंट आएगा। आप बोलते हो जानबूझ के, या सब मम्मी पापा मुझे तो लग रहा है ये बार मुझे 55% ही आएगा। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप खुफिया बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप खुफिया बना रहे हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि 55 बोल के 60 आया तो चलेगा। तो आपने क्या किया, बजट में एक स्लैक डाल दिया। कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, दिस इज व्हाट दे डू। तो अगर मैं एक मार्केटिंग टीम के एंगल से सोचूं, तो मार्केटिंग टीम को अगर लग रहा है ना कि ये बार वो कितना यूनिट्स बेचेगा, तो मार्केटिंग टीम को लग रहा है कि ये बार वो 1 लाख यूनिट सेल कर सकता है, तो वो जानबूझ के मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि सर मैं तो खाली 90,000 यूनिट्स ही सेल कर सकता हूं ये बार। तो उसने क्या किया, उसने खुद से बजट बनाया, और ये जो वो बजट बना रहा है उसमें उसने एक बजट स्लैक डाल दिया 10,000 यूनिट्स का। तो बना सकता है वो 1 लाख, सेल कर सकता है वो 1 लाख यूनिट्स, बट उसने जानबूझ के कितना बोला कंपनी को, सर मैं तो खाली 90,000 यूनिट्स ही सेल कर पाऊंगा। अब वो 1 लाख की जगह पे 90,000 का बजट बना रहा है, इसका मतलब वो बजट में एक स्लैक डाल रहा है 10,000 यूनिट्स का। समझे आप स्लैक का मतलब क्या होता है? सो दिस 10,000 यूनिट्स इज अ स्लैक। जानबूझ के वो बजट को अंडरस्टैंड कर रहा है, ताकि अब अगर 90,000 से ज्यादा आया देन इन दैट केस उसके लिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बजट। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट बजट स्लैक इज, अलाउिंग मैनेजर्स to set their own targets will introduce slack targets. I hope slack target क्या है समझ गया। तो अब अगर आप पूरा हार्डकोर फोकस खाली बोलते हो नहीं नहीं बजट जैसा है वैसा ही होना चाहिए, जैसा बजट है, आप बजट के बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाओगे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो एम्प्लॉय बजट में स्लैक डालेगा ही डालेगा। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं ठीक है अपन ने बजट बनाया है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बजट जैसा है वैसा आएगा तो ही आपको हम बोनस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहां पे जो मार्केटिंग टीम है उसको बोला नहीं नहीं तो तू जो बजट बनाएगा उतना तेरे को बेचना ही पड़ेगा, अदरवाइज तेरे को बोनस नहीं मिलेगा, देन इन दैट केस वो बजट स्लैक इंट्रोड्यूस करेगा ही करेगा। और अगर उसको आपने बोला कि नहीं नहीं हम आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको बोनस देना है कि नहीं, इन सच केसेस वो स्लैक इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। सो यहां पे वही दो चीज बताई है। If high expectation of meeting targets, then managers will introduce slack. But अगर relaxed attitude है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यूज होता है कि भाई आपका टारगेट भी अब कितना अचीव कर पाए, कितना परसेंटेज, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल कंज्यूमर कितना, कस्टमर कितना खुश है, वो सब चीजों को ध्यान में रखा, देन इन दैट केस स्लैक्स नहीं इंट्रोड्यूस होगा। मैनेजमेंट विल नॉट इंट्रोड्यूस स्लैक इन दैट सिनेरियो। सो ये सब बिहेवियरल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। अब अगर यहां पे अगर आपको बजट बनाना है तो बजट बनाते क्यों आप, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट परफॉर्मेंस। सो आप जब बजट बनाते हो तो या तो वो इजी बजट बनेगा या डिफिकल्ट बनेगा। बट अगर आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बजट बना दिया देन इन दैट केस उससे आपके एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे जा सकता है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम यहां पे है। तो अगर बजट बहुत इजी है देन इन दैट केस आपको लगेगा अच्छा क्या है यार ये तो कोई भी अचीव कर लेगा। से फॉर एग्जांपल आपका हर साल 60 to 70% आता है, एंड अगर आपको बोला कि चल ये बार तेरे को 50% लेकर आना है, देन इन दैट केस आप क्या बोलोगे, अरे यार 50% तो मैं ऐसे ही लेकर आ जाऊंगा यार, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब अगर बजट बहुत इजी हुआ देन आपको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन एज सच नहीं मिलने वाला है, बराबर है। तो बजट क्या डिफिकल्ट होना चाहिए? यस,
बट क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए? नो। तो अगर आपको बोला कि सुन तू 60 to 70% हर एग्जाम में लेकर आता है, ये बार ऐसा कर, तू एग्जाम में 80% तक ट्राई कर, 75 to 80% तक ट्राई कर, तो ये बजट डिफिकल्ट हो गया। बट ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं बोला है आपको कि चल तेरे को 90 to 95% लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर 60 to 70 वाले को सीधा बोलोगे कि 90% लेकर आ, देन इन दैट केस उसको लगेगा अरे यार ये तो मैं अचीव ही नहीं कर पाएगा, छोड़, मेहनत करके कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर 60 to 70 वाले को बोला चल 80% तक ट्राई कर, और वो 80 लाने के चक्कर में 75 तक भी पहुंचा, तो मैं बोलता हूं अच्छा है ना, विन विन सिचुएशन ही है दोनों के लिए। 70 to 75 तक तो पहुंच गया, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो गया है। सो यहां पे ऐसा ही कुछ ये डायग्राम बोलता है। डायग्राम बोलता है कि आप परफॉर्मेंस देखो और बजट कैसा है वो देखो। अगर बहुत इजी है देन इन दैट केस तो अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस हिसाब से अपन लोग बहुत इजीली उसको अचीव कर लेंगे, बराबर है। अगर ये आपका बजट लेवल डिफिकल्टी तक का है देन इन दैट केस भी मैं बोलता हूं कि अगर समझो यहां पे 80% अपने को लाने को बोला, बराबर है, ये अपना जो एवरेज है वो है से 60 to 70% का अपना एवरेज है। अगर 50% लाने को बोला तो कहने से वो तो इजी कैटेगरी में आ जाएगा, इजीली अपन लोग अचीव कर लेंगे। बट अगर अपने को एवरेज 60 to 70 का है और अगर अपने को बोला है कि चलो 80% लेकर आओ, और उसमें अगर मैं 75% तक भी पहुंचा देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा किया। तो बजट को डिफिकल्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बजट को डिफिकल्ट के भी आगे रखा, मतलब एकदम समझो बोला कि भाई चल 90% लेकर आ, देन इन दैट केस 75 तो छोड़ो, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस इतना नीचे आ जाएगा कि शायद 35% भी ना आ पाए। समझ रहे हो? सो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिसाइडिंग द बजट। डोंट कीप इट वेरी इजी कि बहुत इजीली अचीव हो जाए, डोंट कीप इट वेरी डिफिकल्ट कि वो इतना डिमोटिवेट हो जाए कि जो एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस लेवल है उससे भी वो एकदम नीचे गिर जाए। कीप इट एट अ डिफिकल्ट लेवल जो करंट स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई है, सो दैट अगर वो हाई तक भी ना पहुंचे बट उससे थोड़ा बहुत भी नीचे पहुंचा तो फिर भी चलेगा। 60-70 वाले को 80 बोला, 80 के जगह 75 तक भी अगर वो पहुंच गया तो चलेगा। अब अगर समझो मैं आपको बोलता हूं कि चलो ये सेम टू सेम डायग्राम बनाओ, तो क्या आप बना पाओगे? वेरी इजीली। देखो इधर एकदम इजीली अपन लोग इसको मैनेज कर लेंगे। तो अपन बोलेंगे कि भाई देखो अगर बजट इजी होता है देन इन दैट केस तो अपन लोग बहुत ही इजीली उसको अचीव कर लेंगे। यहां पे अगर अपन लोग ने इजी लिख दिया तो दूसरा ऑप्शन है अपन लोग के पास कि अगर अपन लोग डिफिकल्ट बजट बनाते हैं तो डिफिकल्ट बजट इज ऑलवेज गुड। बट अगर आपने ओवर डिफिकल्ट का टारगेट दे दिया देन इन दैट केस गॉन। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफिकल्ट दिया है, टारगेट आपने क्या दिया है? डिफिकल्ट दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इन दैट केस समझो आपको बजट जो अचीव करना है यहां पे आप उसको यहां तक भी पहुंचोगे तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने डिफिकल्ट बजट दिया और मैं यहां तक भी पहुंचा, मैंने उसको 80% लाने को बोला, वो 75% तक भी पहुंचा तो चलेगा। बट अगर मैं उसको बोलता हूं नहीं 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 तेरे को तो 90% ही लाना पड़ेगा, देन इन दैट केस 75 छोड़ो, वो इतना नीचे आ जाएगा कि शायद 35% तक भी ना पहुंच पाए। सो दिस इज दिस डायग्राम। ये देखो ये देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये है वो। एंड बजट लेवल आपको बनाना है तो आप यहाँ पे वी कैन ऑलवेज मेक अ बजट लेवल। बजट लेवल की क्या होना चाहिए? इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ऑल ऑफ दैट। समझ अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इस हिसाब से ये इफेक्ट ऑफ, अगर आपको इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, देन इन दैट केस आपको ये बनाना है। ये है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बजट। अगर ये बहुत इजी है then very easily we will be able to achieve it, बराबर है। एंड अगर ऑप्टिमल है जैसे ये 80 वाला, then in that case कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। बट अगर वेरी डिफिकल्ट है then things may become difficult, then things may become demotivational। समझ गए? चलो अब यहां पे एक बार फटाफट देख लो इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। आफ्टर बजट स्टार्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद फ्लेक्स्ड बजट परफॉर्मेंस। फ्लेक्स्ड बजट परफॉर्मेंस मतलब अगर कोई चेंज करना है बजट में
तो आप उसको चेंज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स्ड बजट परफॉर्मेंस। पोटेंशियल डिफिकल्टीज बजट में, तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, तो अब मेरे लिए भी बजट बनता था, मेरे काम के लिए भी, तो बजट विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ मैनेजर्स एक्सेप्ट इट एज देयर ओन टारगेट्स। मतलब भाई हाँ ठीक है मैं इसको अचीव करूंगा। मोर डिमांडिंग बजट बेटर रिजल्ट्स, तो अगेन ये 60 70 80 वाला है, मैं एवरेज स्टूडेंट 60 to 70 वाला हूं, और अगर मुझे 80% का रेंज दिया चलेगा सर, मैं एफर्ट लेके ट्राई करूंगा उसको 80% तक पहुंचाने का। समझ रहे हो? सो आई एम मेकिंग इट एज माय ओन। थोड़ा डिमांडिंग है सर, 70% तक ही मेरे को एक्सपेक्टेड है, बट आप मेरे से 80 कर रहे हो, थोड़ा डिमांडिंग है, बट शायद मैं अच्छा रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए बजट बनाते वक्त। बजट शुड बी एक्सेप्टेड पॉजिटिवली, तो 70 का मेरे को 80% का बजट दिया है, तो मेरे को मुंह फुला के नहीं बैठना है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली एंड वर्क टुवर्ड्स इट। एंड ओवरऑल जो कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स है, वी हैव टू फॉलो एंड एक्सेप्ट इट। सो अगर बजट डिफिकल्टी रखना है, कीप इट मिड डिफिकल्ट, डोंट मेक इट टू डिफिकल्ट दैट इट डिमोटिवेट्स पीपल। एंश्योर के बजट सेटिंग के टाइम पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो, सो दैट बेटर पॉजिटिविटी आएगा। एंड अगर डिमांडिंग बजट रहा, देन ऑलवेज देयर विल बी बेटर रिजल्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। Also managers should accept it that yes, this is my own budget, this is my own target. समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये है मेरा इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस। मूविंग ऑन, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। अब बार बार मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि देखो थोड़ा पार्टिसिपेटिव रखो तो बेटर रहेगा, तो यहां पे आ जाओ और समझ लेते हैं कि क्या बेटर रहेगा। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब अथॉरिटेरियन, मतलब हिटलर के जैसा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा, जैसा आपके आर्टिकलशिप में होता है आपके प्रिंसिपल के साथ, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। मैंने अगर आपको 30 दिन का लीव दिया है तो आपको 30 ही दिन का लीव मिलेगा। वो क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच। बजट प्रिपेयर्ड सेंट्रली एंड सबऑर्डिनेट हैव लिटिल और नो इन्फ्लुएंस ओवर द सेम। हाँ, एक फायदा है इसमें कि फटाफट बन जाएगा, इन्वॉल्व्स लेस मैनेजमेंट टाइम, बट क्या ये सही बजट बनेगा क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। समझ रहे हो तुम लोग? तो जब किसी भी बजट का प्रिपरेशन होता है, से फॉर एग्जांपल आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तेरे को हर महीना खाली 100 रुपए का पॉकेट मनी दूंगा। देखो आप लोग अभी तो आर्टिकलशिप कर रहे हो, बट समझो आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो, उसके पहले तो आपको पॉकेट मनी मिलता होगा जब आप कॉलेज जाते होंगे, तो आपको आपके पेरेंट्स ने बोला बस 100 रुपए आपको पॉकेट मनी मिलेगा। आपको लगा अरे क्या 100 रुपए? बोला बस नहीं, बस उतना ही बजट है तेरा, तेरे को 100 रुपए का ही पॉकेट मनी मिलेगा। और फिर बाद में मैं उनको बता रहा हूँ अरे 100 रुपए से ज्यादा तो मेरा ट्रैवलिंग में हो जाता है, प्लस थोड़ा बहुत खाना पीना, थोड़ा बुक्स का खर्चा, थोड़ा कभी बाहर गए हो, तो मेरा बजट तो 1000 का है। आप क्या इधर 100 रुपीज का मेरे को बजट बना के दे रहे हो? इनएक्यूरेट बजट बना दिया। बट उन्होंने क्या किया, मम्मी पापा ने टॉप डाउन अप्रोच लगाया, हम जो बोलेंगे बस उतना ही तेरे को मिलेगा। हमारे टाइम पे हमको 100 रुपए मिलता था, अरे भाई तभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी तो कुछ और था। समझ रहे हो? सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आप टॉप डाउन से बॉटम्स अप अप्रोच पे लाओ। इससे भी ज्यादा इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच लाओ। एंड अगर पार्टिसिपेटिव अप्रोच रहा, देन इन दैट केस इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, जिसने बजट बनाया है एंड जिसको बजट इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज सबऑर्डिनेट क्या होता है पार्टिसिपेटिव? सबऑर्डिनेट मैनेजर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन बजट्स। हाँ, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज इट इज रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट, बट it will give you a clarity as to how you have to perform. प्लस पार्टिसिपेटिव रहेगा, then in that case ऑटोमेटिकली मोटिवेट होके वो जो मैनेजर है वो खुद भी काम करेगा, एम्प्लॉय खुद भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ही तो पूछ के बना है, तो आपको ही पूछ के स्टैंडर्ड बना है, तो नाउ वर्क एंड गेट इट। समझ रहे हो? तो से फॉर एग्जांपल मैं 60 to 70% वाला हूं, मेरे को घर वालों ने बोला ये बार 80% लाना पड़ेगा, मैंने उनके साथ निगोशिएट किया और बोला कि नहीं इतना नहीं हो पाएगा, चलो मैं 75% तक आ जाता हूं। नाउ दिस इज अ विन विन सिचुएशन। 60 to 70 से ज्यादा भी हो गया,
बराबर है। 80 जो टॉप डाउन था वैसा भी नहीं रहा। सो यहाँ पे 75% में ऑटोमेटिकली आई विल बी मोटिवेटेड टू वर्क एंड इंश्योर एंड बीट द बजट, ठीक है। बट हाँ, एक इसमें रिस्क होता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में रिस्क ऑफ बजट स्लैक रहता है कि भाई जानबूझ के कहीं वो ओवरऑल बजट को कम ना कर दे। बट देखो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इट इज रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट। तो अगर सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू कर रहा है तो बजट स्लैक का स्लोप ही नहीं है, उनको पता है कि कौन सी चीज को क्या रीजनेबल है क्या अनरीजनेबल है। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच वेयर इन बजट्स आर प्रिपेयर्ड सेंट्रली, सबऑर्डिनेट हैव लेस और नो कंट्रोल ओवर द सेम, involves less time, so which is a positive, but negative is risk of inaccurate budgets. साइमल्टेनियसली उससे अच्छा पार्टिसिपेटिव या बॉटम अप अप्रोच में यूज कर सकता हूं जहां पे सबऑर्डिनेट मैनेजर विल पार्टिसिपेट इन प्रेपरेशन ऑफ देयर ओन बजट्स, then it is going to be reviewed by the senior management, so it will be a win-win situation. The only negative is the risk of having budget slacks in participative management which is to be taken care of. तो वो अगर हो गया then in that case फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कब पार्टिसिपेटिव बजट इज लेस इफेक्टिव, पार्टिसिपेशन इज लेस इफेक्टिव। सो अब तक मैं क्या बोल रहा था, पार्टिसिपेटिव बजट रखो, विन 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 सिचुएशन हो जाएगा, बेटर वे है। बट अब मैं आपको 5 तरीके, 5 इंसिडेंट्स या 5 फैक्टर्स बता रहा हूं जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिसिपेटिव काम का नहीं है। अगर मेरा जो मैनेजर है वो अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन मतलब वो जैसा बोलता है वैसे ही पूरा टीम करता है, देन इन दैट केस पार्टिसिपेशन लाके कोई मतलब नहीं है। अगर हाईली प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट है, हाईली प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो सुपरवाइजर है उसको खाली कमांड देना है और मशीन पूरा जो भी प्रोडक्शन है वो पूरा काम मशीन करने वाला है। तो अब अगर मशीन करने वाला है तो उसमें आपका क्या रोल है, खाली आपको थोड़ी बहुत 2-3 चीजें करनी है। सो उसमें यू विल नॉट भी, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव बजटिंग नहीं चाहिए। भाई ये मशीन का कैपेसिटी है 1 घंटे में 100 यूनिट, तो 8 घंटे में वो 800 यूनिट बनाएगा और 1 महीने में उतना बनाएगा। दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, करेक्ट है। सो उसमें पार्टिसिपेटिव बजटिंग लेके कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट है, जैसा जैसा मशीन चल रहा है उस हिसाब से बजट बना के दे दो। थर्ड, इंडिविजुअल्स हु हैव लो डिग्री ऑफ कंट्रोल। सो अगर आप एकदम लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जहां पे आपका कोई कंट्रोल एज सच है नहीं, देन इन दैट केस आपको पार्टिसिपेटिव लेके कोई मतलब नहीं बनेगा। देन देयर इज जॉब डिफिकल्टी इज वेरी लो। से फॉर एग्जांपल आप कोई प्यून का काम कर रहे हो, तो प्यून के काम के लिए क्या तो मैं उसके पास से बजट मंगवाऊं, क्या उसके साथ बैठू रिव्यू करूं? नो, वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज आई विल मेक द बजट, यू हैव टू फॉलो दैट, गेम खत्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर सेंट्रलाइज्ड हो, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो फिर बाद में तो टॉप डाउन अप्रोच ही बाय डिफॉल्ट आएगा इफ देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, जो आज की तारीख में बहुत रेयरिटी है। सो 5 केसेस में पार्टिसिपेटिव अप्रोच विल बी वेरी वेरी लेस। फर्स्ट, अगर अथॉरिटेरियन है मेरा मैनेजर, मतलब उसका पर्सनालिटी कैसा है, अथॉरिटेरियन। दूसरा, वर्क स्टेशन मतलब काम कैसा है, प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट वाला काम है। कंट्रोल बहुत कम है, लो डिग्री ऑफ कंट्रोल। जॉब डिफिकल्टी भी लो है। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही मेरा सेंट्रलाइज्ड है, देन इन दैट केस पार्टिसिपेशन विल बी वेरी वेरी लेस इफेक्टिव। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज बराबर से इसको देख लेना। So what could be the different situations of participative budgeting being less effective? Participative budgeting being less effective when the personality is authoritarian, workstation is highly programmed, locus of control is low degree, job difficulty is low, and organizational structure is centralized. In such 5 cases, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Circumstances in which top down approach is preferred, वही same unit, stable environment है, highly programmable process है, clear input output का है, machine oriented काम है, then in that case कोई मतलब नहीं है अपना पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट रख के। या आपको लग रहा है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट रखा तो देयर इज अ स्कोप ऑफ बजट स्लैक, देन इन सच केसेस पार्टिसिपेटिव इज ऑफ नो यूज। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर एज रिगार्ड्स दिस।
अब इसका जो एक लास्ट एस्पेक्ट है वो है यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं आपको एक पेपर दिखा सकता हूं जहां पे सेम चीज का क्वेश्चन आया था। देखो ये जून 21 का जैन 21 का पेपर है। जैन 21 जो ऑप्ट आउट वालों का पेपर था, ये देखो सेम क्वेश्चन आया है कि 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स, बजट कॉन्स्ट्रेंट, प्रॉफिट कॉन्शियस, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। तो देयर आर 3 स्टाइल ऑफ मैनेजर्स विच कैन बी देयर। एक हो सकता है बजट कॉन्स्ट्रेंट मैनेजर, मतलब वो हार्डकोर घोड़े की नाल बोलते हैं ना भाई, उसको एक ही चीज दिखता है, वो है बजट। फुल फोकस ओनली ऑन बजट प्रिपेयर्ड एंड शॉर्ट टर्म फोकस, कि भाई बजट प्रिपेयर हुआ है वैसा ही काम करो, उतना ही टारगेट रखो और उतना ही अचीव करो, फुल स्टॉप, आगे पीछे का कुछ नहीं। अब उसकी वजह से अगर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करना है तो करो, बट बजट मेरे को अचीव करके दो, बात खत्म। दूसरा होता है प्रॉफिट कॉन्शियस, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, जो सोचता है कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस में रह के काम करना चाहिए, मतलब अपने को बैलेंस करना है कि हाँ बजट भी अपन लोग उसको प्रॉपरली मेंटेन कर ले, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी पे भी फोकस बना रहे। बजट कांस्टेंट में वो क्या बोलते हैं, मेरे को क्वालिटी वॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को खाली जो बजट बनाया है उस हिसाब से आई हैव टू अचीव। प्रॉफिट कांस्टेंट क्या बोलता है, इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरऑल, ही इज कंसर्न्ड विद इफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट्स, ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म फोकस रहता है उसका। एंड थर्ड है नॉन अकाउंटिंग, वो बोलता है कि ये बजट कुछ नहीं है, मेरा जो एम्प्लॉय है ही शुड बी कंफर्टेबल इन वर्किंग, उसको क्वालिटी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, उसको पूरा पार्टिसिपेटिव में रखेगा बजट बनाते वक्त। तो ये एक एक्सट्रीम केस है। नॉन अकाउंटिंग मतलब जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को लेके जो बजट बनाता है ना, वो होता है ये नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। सो फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो यहां पे जब आपको इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है कि ये 3 जो डिस्टिंक्ट स्टाइल है ना, बजट कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्शियस स्टाइल, नॉन अकाउंट प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, इनके बारे में कुछ हमको एक्सप्लेन करो। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, बजट कांस्टेंट के बारे में एक एक लाइन का खाली आपको आंसर दो एक एक डेढ़ लाइन का आंसर लिखना है, बिकॉज एक एक मार्क के लिए आया। सो फुल फोकस ऑन द बजट प्रिपेयर्ड एंड शो फोकस इज शॉर्ट टर्म, ये हमारा बजट कांस्टेंट। प्रॉफिट कॉन्शियस, इफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट्स ओवरऑल ऑपरेशन, एंड लास्ट है नॉन अकाउंटिंग वाला, जिसका फोकस क्या होता है, खाली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर। सो इन सच केसेस क्या सिनेरियो बनता है, देखो एकदम लॉजिकली आप लोग को आ जाएगा। जो बजट कांस्टेंट होता है, बजट कांस्टेंट वाला स्टाइल, उसका इन्वॉल्वमेंट इन कॉस्ट कैसा होता है, एकदम है। ओ भाई अगर 10 रुपया बोला है तो 10 रुपए में ही बनाना है, सो वो क्या करेगा, उसका फुल फोकस एकदम हाई। प्रॉफिट कॉन्शियस का भी हाई होता है, क्योंकि अगर कॉस्ट वो नहीं मेंटेन रखेगा तो प्रॉफिट कॉन्शियस मतलब उसको प्रॉफिट चाहिए, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी उसका भी इन्वॉल्वमेंट हाई रहता है। बट जो नॉन फाइनेंशियल वाला है उसको क्या प्रॉफिट से या कॉस्ट से कोई लेना देना है क्या, द आंसर इज नो। सो उसका जो इफेक्ट है, सो एज सच जब वो बजट बना रहा है, अगर कोई नॉन अकाउंटिंग स्टाइल वाला मैनेजर बजट बनाने वाला है तो वो कॉस्ट को बहुत ज्यादा वेटेज देगा क्या, द आंसर इज नो। जॉब रिलेटेड टेंशन इसमें बहुत हाई रहता है, क्योंकि यू हैव टू एंश्योर कि आप बजट के हिसाब से ही काम कर रहे हो। यहां पे मीडियम, यहां पे भी मीडियम, आप बजट के हिसाब से काम कर रहे हो ठीक है, बट आपको लग रहा है कि थोड़ा बजट को चेंज करके आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फो बहुत ज्यादा होता है बजट कॉन्स्टेंट में, क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट वाले को पता है कि मेरे को मेरे बजट को मीट करना ही है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा विंडो ड्रेसिंग कर दे, हो सकता है जानबूझ के वो अपने आप को अंडर बजट दिखाए ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखे। तो यहां पे बहुत एक्सटेंसिव होता है। प्रॉफिट वाले को पता है कि नो, डूइंग दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, सो लिटिल, वेयर एज नॉन अकाउंटिंग में इट विल नेवर एवर बी यूज, क्योंकि वैसे भी उसको अकाउंटिंग इन्फो से कोई लेना देना नहीं है। रिलेशनशिप विद सप्लायर, बजट कॉन्स्टेंट को कोई लेना देना नहीं है रिलेशनशिप्स के साथ, उसको खाली नंबर से लेना देना है। सो रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स, विद कलीग्स, विद योर सप्लायर्स, नो रिलेशन। यहां पे वेयर एज जो मेरा नॉन अकाउंटिंग वाला है, नॉन फाइनेंशियल वाला है, he has to keep a very high relation. So relationship with supplier in case of budget with superior or with your colleagues is very very poor.
बिकॉज आप खाली बजट को अचीव करने के पीछे भाग रहे हो, वेर एज प्रॉफिट कॉन्शियस एंड नॉन अकाउंटिंग उसको बैलेंस रखते हैं एंड हेंस इट इज गुड। चलो आओ मैं आपको यहां पे क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो यहां पे वो लोग ने क्या पूछा है, एनालाइज द लाइकली बिहेवियर of respective department heads in the situation if it is a budget constraint style, profit conscious style, and summarize the effect of the table for 3 styles of management. So यहाँ पे involvement is of cost high, profit conscious के लिए भी high, whereas non accounting के लिए this will be low. Job related tension high, प्रॉफिट कॉन्शियस के लिए मैं बोलूंगा मीडियम, नॉन अकाउंटिंग के लिए लो। मैनिपुलेशन बहुत स्कोप है क्योंकि मेरे को मेरे बजट्स को कैसे भी रीच करना है, मीडियम, एंड आई विल से दिस इज लो। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट कॉन्शियस में आप हाई भी कर सकते हो, यू कैन राइट हाई एज वेल। रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स लो, रिलेशनशिप विद कलीग्स यहाँ पे लो, समझे गुड। प्रॉफिट कॉन्शियस के केस में दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड इवन इन नॉन अकाउंटिंग टर्म्स। सो आई होप वी आर क्लियर एंड एट द सेम टाइम साथ साथ में मैंने आप लोग को ये सम भी सॉल्व करवा दिया। 5 मार्क आपके अकाउंट में आ गए हैं इफ यू आर अ जैन 21 स्टूडेंट, समझे। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है यहां से। So you should know it very 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 properly। इसी के साथ मेरा जो सेकेंड पार्ट था, तो प्रीव्यू में अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीव्यू में अपन लोग ने जो सेकेंड पार्ट लिखा था वो अपना हो चुका है। इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस एंड यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये जो अभी अपन लोग ने जस्ट किया इसका हेडिंग क्या है, यूज ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्मेंस in performance evaluation, समझे गुरु। so I hope we are absolutely clear with this second part as well। अब बचता है अपना खाली थर्ड पार्ट, फटाफट उसको भी अपन लोग कंप्लीट कर देंगे। चलो ये तब तक आप 2 मिनट लेके गो थ्रू कर लो। हाँ भाई चलेंगे अब अपन लास्ट थर्ड एस्पेक्ट की ओर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बोलता है कि भाई देखो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल बजटिंग को अब टाटा बाय बाय बोल दो क्योंकि अब आ गया है बियॉन्ड बजटिंग। सो ट्रेडिशनल बजटिंग बोलता है कि भाई आपने एक बार बजट बना दिया तो बना दिया, फिर वो 1 साल तक वैसा ही रहेगा, आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। टॉप लेवल वो बजट को बना देगा, बस बात खत्म। तो यार आज की तारीख में जब दुनिया इस रेट पे बदल रही है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये वाला जो बजटिंग सिस्टम है ना बॉस नहीं चलेगा। एंड देयरफॉर अ नीड वाज फेल्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ बजटिंग जिसको नाम दिया है बियॉन्ड बजटिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वाज ट्रेडिशनल बजटिंग, क्योंकि पहले अपने को उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा फिर ही अपन लोग नए वाले सिस्टम के ऊपर जा पाएंगे। तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग, यस। तो यहां पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, संकल्प सर का जेपी मॉर्गन का जॉब।
उसके साथ मैं कनेक्ट करके आप लोग को ये सब पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। एंड जेन्युइनली ऐसा ही होता था। सो टाइम कंज्यूमिंग, एक महीना हम लोग का पूरा एक महीना जाता था खाली नेक्स्ट पूरे ईयर का बजट बनाने में। सो ऑब्वियसली एक महीना पूरा जा रहा है, दैट इज अ ह्यूज टाइम। सो वन, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा, बैरियर टू चेंज। अब अगर मेरे को बजट के बीच में कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से मेरे को मेरा बजट चेंज करना है, तो वो मैं कर ही नहीं सकता मेरे ट्रेडिशनल बजटिंग में, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे बेस्ट, यस योर एग्जांपल इज राइट, जो आपने सोचा है कि करो ना। तो अगर मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल दिसंबर में बजट बना दिया, नवंबर में बजट बनाया फॉर द मंथ, फॉर द जनवरी टू दिसंबर, और बीच में मार्च अप्रैल में कोरोना आ गया, देन इन दैट केस अब तो मेरा बजट विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि मेरा सेल्स डाउन हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, मेरे एक्सपेंसेस डाउन हो जाएंगे, या व्हाटएवर, देयर विल बी बिग चेंजेस जो मैंने सोचा नहीं था ये पेंडेमिक की वजह से आ सकते हैं। तो अब अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है तो मेरा ये करंट बजटिंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम कुछ अलाउ नहीं करेंगे चेंज करने का। देयर इज अ बैरियर टू चेंज। समझ गए? सेकंड, थर्ड, बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड असम्पशंस एंड गेसवर्क। हम लोग क्या करते थे पता है क्या? हम लोग करंट वाला जो बजट था, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल जो हुआ, अब एक्चुअल को हम लोग एक बेस लेके उस पर 10% ऐड कर देते थे कि भाई अब अज्यूम कर लेते थे कि 10% मार्केट बढ़ेगा, 10% सेल्स बढ़ेगा, 10% परचेज बढ़ेगा, और 10% ऐड करके दे दिया। या फॉर एग्जांपल हमको लग रहा है कि मार्केट अच्छा होगा तो सेल्स का 15% असम्पशन ले लिया और बोल दिया कि भाई चलो 10% बाकी सब एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा उसके पीछे रिसर्च नहीं है, बस लगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत असम्पशन डाल के 10-15% ऐड कर दिया बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, एंड बस वही हम लोग का बजट बन गया नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड असम्पशंस एंड गेसवर्क। फोर्थ, पीपल फील अंडर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि आपको पूछेंगे ही नहीं। कई बार हम कुछ बजट बना देंगे जहां पे आपको कंसल्ट भी नहीं किया जाएगा, हमको लगेगा कि चलो ठीक है परचेज एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी एक्सपेंस 10% बढ़ेगा, डाल दिया। पीपल विल फील के यार फिर मेरा क्या यहाँ पे रोल है। समझ रहे हो? वैसा। फिर है इनफ्रीक्वेंट अपडेशन। आई थिंक उसके ऊपर अपना जो अभी डिस्कशन हुआ था कि भाई ईयरली बना दिया फिर हो गया। अरे भाई आइडियली आपको 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में बनाना चाहिए ना। सो दिस विल नॉट वर्क। नेक्स्ट, फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस करो। जबकि वही वो बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल वाला, किसके ऊपर फोकस है उसका? खाली कॉस्ट रिड्यूस करो बस। अरे कॉस्ट रिड्यूस करना है, आई अग्री, बट अगर समझो ड्यूरिंग द ईयर कोई क्वालिटी बेटर करने के लिए मेरे को थोड़ा कॉस्ट इंप्रूव करना पड़ रहा है, समझो मेरे को कॉस्ट एक्सीड करना पड़ रहा है, बट उससे मेरा ओवरऑल क्वालिटी अच्छा होने वाला है, वैल्यू क्रिएट होने वाला है, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं बजट ने अलाउ नहीं किया है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। सो दिस इज द रिजिडिटी विच योर ट्रेडिशनल बजटिंग हैज, नॉट स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। सो इनको कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली अपना फ्यूचर क्या कैसे अपने को करना है, सो कैसे इसका वैल्यूएशन होगा, कस्टमर बेसिस के ऊपर क्या, व्हाट आर द थॉट प्रोसेसेस व्हिच आर देयर। कहीं पे कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। दे आर जस्ट फोकस्ड कि भाई ठीक है एक जनरल बजट बन जाए और वो जनरल बजट के हिसाब से वी विल टेल आवर मैनेजर्स एंड देन दे विल यूज इट। सो ये सिस्टम नहीं चलेगा, एंड बिकॉज ये सिस्टम नहीं चलेगा, देयरफॉर अ न्यू बजट कॉल्ड एज बियॉन्ड बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड। फटाफट वापस से देख लेते हैं क्या है लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग। फर्स्ट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड, देर इज अ बैरियर टू चेंज। सो कोविड के हिसाब से कुछ चेंजेस करना है, नहीं चलेगा। इनफ्रीक्वेंट अपडेशन, साल में एक बार आप अपडेट करोगे। बेस्ड ऑन अनसपोर्टेड असम्पशंस एंड गेसवर्क। फोकस किसके ऊपर है? कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर है, ना कि वैल्यू क्रिएशन के ऊपर है, एंड नॉट स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड, एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। सो स्ट्रेटेजिक फोकस भी नहीं है, प्लस ऊपर से क्या है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो बिकॉज of this, traditional budgeting will not be accepted in today's scenario. आप पूछ सकते हैं कि सर कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं। देखो समझो टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, और टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से आपके ऊपर इंपोज कर दिया है कोई बजट। आप 60 to 70% वाले हो, बराबर है। आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको कि नहीं 90% आपको लेकर ही आना पड़ेगा, तो वो लोग ने इंपोज कर दिया है बजट। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। मैं बोलेगा यार 60-70 का ही बनाओ ना बजट, नहीं नहीं 90 लेकर आ तू। समझ रहे हो? सो ट्रेडिशनल बजटिंग में होता है ये इंपोज स्टाइल, नहीं चलेगा। समझ रहे हो? फिर फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड नॉट ऑन वैल्यू
क्रिएशन। अब मैं देखो बोलता हूं आजकल की तारीख में ये जो फंडेड कंपनीज होती है जैसे क्रेड ले लो, नाइका ले लो, पेटीएम, इनके कितने ह्यूज लेवल के, बाइजूस ह्यूज लेवल के एक्सपेंडिचर्स है इन रिलेशन टू मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग। अब अगर कोई पुराना सोच वाला रहेगा तो बोलेगा अरे नहीं नहीं, ट्रेडिशनल बजट वाला रहेगा नहीं नहीं, इतना बजट कौन डालेगा एडवर्टीजमेंट के लिए। बट वो एडवर्टीजमेंट करके इतना उनका रीच बढ़ता है दैट इट रिजल्ट्स इनटू अ हाई वैल्यू क्रिएशन। समझ रहे हो? सो ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा व्हेन वी हैव बियॉन्ड बजटिंग। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली है बियॉन्ड बजटिंग। सो बियॉन्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने को क्लियरली बोलता है दैट थिंक बियॉन्ड योर नॉर्मल बजट। से फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूं क्रोमा, ठीक है, क्रोमा आप लोग सब लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो क्रोमा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ना, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है। अब क्रोमा जो टाटा का एक पूरा एंटरप्राइज है, वो बोलता है कि हम सेंटर लेवल पे बजट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो इम्पोज्ड डाउन या टॉप डाउन अप्रोच था वो तो हम लोग फॉलो करेंगे ही नहीं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना बजट बनाओ, इंडिविजुअल ब्रांच लेवल के ऊपर अपना बजट बनाओ। सो एवरी ब्रांच विल बी गिवन द ऑटोनॉमी या अथॉरिटी बोल सकते हो जिसको तुम लोग कि भाई तुम्हारा बजट बना सकते हो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन एक बार तुम लोग ने अपना ये बजट बना दिया, उसके बाद में वी विल कंपेयर इट विद हुम। किसके साथ कंपेयर करोगे? तो ये जो इंडिविजुअल ब्रांच है ना, वही ब्रांच का जो कॉम्पिटिटर होगा, जो मार्केट लेवल का कॉम्पिटिटर होगा, उसके साथ हम तुम्हारे को कंपेयर कर सकते हैं। समझ गए? सो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्रोमा का से बॉम्बे का एक अंधेरी ब्रांच का कोई क्रोमा का स्टोर है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे एक अपना बजट बनाएगा खुद से, ठीक है ना। उस पे कोई कंसल्टेशन नहीं, वहां पे जो इंडिविजुअल ब्रांच अंधेरी का वही बनाएगा। एंड देन फिर बाद में व्हाट दे विल डू इज कंपेयर इट विद द कॉम्पिटिटर विद इन देयर ब्रांच विच इज इन अंधेरी। अब रीजन क्या है इसका? से फॉर एग्जांपल क्रोमा का कोई ब्रांच है एंड दैट क्रोमा का ब्रांच इज इन चेन्नई एंड एक क्रोमा का ब्रांच है इधर मुंबई अंधेरी में, बराबर है। अब तुम लोग ने अगर टॉप डाउन अप्रोच बना के दोनों का बजट बना दिया, whereas दोनों का सिचुएशन तो अलग है ना, अंधेरी इज ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट थीम, चेन्नई इज ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट थीम, तो ये जो इम्पोज्ड वाला बजट है ना, वो इनके लिए नहीं चलेगा। तो उनको बोला तुम्हारे लेवल पे तुम्हारा बजट बनाओ, एंड देन फिर बाद में ये जो बजट बन रहा है उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल के किसके? एक्चुअल के साथ योर कॉम्पिटिटर्स एक्चुअल विल बी कंपेयर्ड विद योर एक्चुअल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक अथॉरिटी भी आएगा कि भाई हाँ देखो, मैंने मेरे ब्रांच का बजट बनाया, करेक्ट, एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी अ फोकस कि यस, ये बजट को मैं अचीव करूंगा, एट द सेम टाइम मेरे कॉम्पिटिटर से भी बेटर परफॉर्म करके बताऊंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मुंबई में लॉकडाउन होता है कोरोना की वजह से, तो अंधेरी पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तो ना मैं परफॉर्म कर पाऊंगा ना मेरा कॉम्पिटिटर। या फॉर एग्जांपल कोई बहुत बेटर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ओपन होता है अंधेरी में, देन इन दैट केस मेरा वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा सेल होना चाहिए, करेक्ट। सो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन बिकम्स इजियर एंड बेटर। सो ये डेवलप हुआ बियॉन्ड बजटिंग विच इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मेथोडोलॉजी। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो बियॉन्ड बजटिंग बोलता है इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बेटर टेक्निक ओवर ट्रेडिशनल बजटिंग, ऑब्वियसली। एंड ये एक न्यू मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो क्या बोलती है, न्यू मैनेजमेंट फिलॉसफी है विच इज अजाइल एंड अडॉप्टेबल। अजाइल का मतलब होता है इट विल चेंज इटसेल्फ बेस्ड ऑन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ट्रेडिशनल बजटिंग में रिजिडिटी है, जो बैरियर टू चेंज है, वो इसका पॉजिटिविटी है। क्या? दैट इट इज अजाइल एंड अडॉप्टेबल, कि अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हम भी हमारा जो बजट है वो चेंज कर सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गवर्न बाय कि भाई अपन कितने में इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, बराबर है।
अब अगर यहां पे मेरा जो इंपोर्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल क्रूड ऑयल बैरल प्राइसेस, तो यहां पे मेरे लिए जो कंट्रोलेबल फैक्टर है पेट्रोल का दैट बिकम्स वेरी लो बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स। तो ये सब जो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना उसको ध्यान में रख के मेरा बनता है बियॉन्ड बजटिंग। सेकेंड, एलिमिनेट्स ब्यूरोक्रेसी एंड रिजिड कंट्रोल्स, क्योंकि यहां पे तो मैं खुद ही मेरे ब्रांच का बजट बनाऊंगा तो मैं ही हीरो हूं। एम्पावर्स पीपल, बराबर। अभी टॉप डाउन होता तो क्या आता है, वही बजट बना के अपने को दे देते, मेरे को पता भी नहीं चलता बजट बनाते कैसे या उसको यूज कैसे करते। यहां पे अब मेरे को पता है बियॉन्ड बजटिंग में दैट हाउ टू मेक अ बजट। मैं कंसल्ट करूंगा मेरे जितने भी स्टाफ है, जो मैनेजर्स है मेरे इंटरनल, मेरे ब्रांच के, and that will give a feeling of empowerment to the people and it promotes transparency. Why promotes transparency? Because आपने ही बजट बनाया है, एट द सेम टाइम अपना ही बजट अपने ही कॉम्पिटिटर, रियल कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन होगा। सो इससे एकदम क्लैरिटी रहेगा हु इज परफॉर्मिंग हाउ, ठीक है ना। सो अगर मेरे ही एरिया में अच्छा खासा सेल हुआ है मेरे कॉम्पिटिटर का, सो एक ट्रांसपेरेंट चीज है कि यस इवन आई शुड हैव परफॉर्म इन द सिमिलर मैनर। समझगड़ू, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये बियॉन्ड बजटिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो एडवांटेजेस क्या है? एडप्टिव प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। डिसेंट्रलाइज्ड क्योंकि यहां पे टॉप लेवल सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन यूज होने ही नहीं वाला है। आपका ब्रांच लेके आप खुद आपका बजटिंग बनाओ, हमारे को कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो आपको जैसे अडॉप्ट करवाना है अपने बजट को एंड खुद यूज करना है बियॉन्ड बजटिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज योर। सो अडॉप्टिव प्रोसेस एंड डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब अपने को समझता है कि यहां पे सेंट्रल लेवल पे नहीं, ब्रांच लेवल पे बजट्स बनना चालू हो जाएंगे। एडॉप्टिव मतलब मार्केट के जो चेंजेस है उसको यूज करके, उसको अडॉप्ट करके जो मैं बजट बनाने वाला हूं दैट विल बी कॉल्ड एज बियॉन्ड बजटिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 इज रोलिंग बजट्स इनकॉर्पोरेट केपीआईज। आपको समझ में आता है रोलिंग बजट क्या है? तो रोलिंग बजट को समझने के लिए चलो आओ थोड़ा सा अपन लोग इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझो अभी हम लोग भी रोलिंग बजट्स बनाते थे इन जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन में हम लोग रोलिंग बजट्स कैसे बनाते थे मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग ने इसे फॉर एग्जांपल जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर तक का बजट बना दिया, ठीक है। अब से जैन का मैंने बजट बनाया, अब यही जैन का से मैंने जैन 22 का बजट बनाया, जैन 2022 का मैंने एक जैन का बजट बनाया। अब ये जैन का एक्चुअल 22 का एक्चुअल भी आएगा। से फॉर एग्जांपल यहां पे सेल्स था 2000 एंड एक्चुअल में मेरा सेल हो गया है 1000। क्यों? क्योंकि एक पेंडेमिक आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली मेरा एक्चुअल्स कम हो गया, बट मेरे को पता है कि पेंडेमिक आगे भी चलने वाला है। तो मैंने फेब का जो बजट बनाया ना, फेब के बजट में मैंने लिखा था 3000। अब मेरे को पता है कि ये मेरा पेंडेमिक की वजह से चेंज होने वाला है, तो अब मैं ये बजट को रीइंस्टेट कर दूंगा और मेरा जो रिवाइज्ड बजट है, आरबी में लिख रहा हूं रिवाइज्ड बजट है, दैट विल वर्क आउट टू ओनली 800। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक आ गया। अब मार्च में शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ऐसे मेरे को वापस से दिसंबर तक का एक रिवाइज्ड बजट बनाना होगा। सो ये क्या हो रहा है, एक रोलिंग बजट बन रहा है। तो जैन का मेरा बजट और एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन आया, उस बेसिस पे मैं रीइंस्टेट कर रहा हूं मेरा आगे का दिसंबर, और इनफैक्ट ये जैन 23 का भी मेरा इधर आ जाएगा। फिर जब मेरा फेब का एक्चुअल नंबर्स आएगा तो फेब का बजट और एक्चुअल को मैं कंपेयर करूंगा। अब मैं जब कंपैरिजन करूंगा ना फेब का, तो मैं रिवाइज्ड बजट के साथ करूंगा। ये फायदा है मेरे रोलिंग बजट होने का कि मैंने जो मार्केट के सिचुएशंस थे उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है एवरी मंथली बेसिस पे, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, जैसा आपको करना है आप रोलिंग बजट बना सकते हो। अब जब मैं फेब का बनाऊंगा तो फेब का मेरा एक्चुअल नंबर्स आ गया, उसके बाद मैं मार्च से लेकर नेक्स्ट फेब का वापस से एक रोलिंग बजट बनाऊंगा टेकिंग इनटू अकाउंट द रियल सिनेरियोस। समझ गुडू? सो ये इसको बोलते हैं बियॉन्ड बजटिंग। तो सॉरी, बियॉन्ड बजटिंग के साथ रोलिंग केपीआईज, सॉरी, हाँ। सो रोलिंग बजट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू केपीआई। सो क्या हो रहा है मेरा इधर, रोलिंग बजटिंग।
सेकेंड, टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मेरे को पता चल गया है कि मेरे को मार्च अप्रैल में किस चीज के लिए रिसोर्सेज डालना है, ठीक है। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम चालू करना पड़े मेरे को फरवरी और मार्च के लिए। सो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बहुत सारा लैपटॉप्स का जरूरत पड़ेगा, सो दैट आई कैन give all those laptops to my staff and accordingly they can work from home. So timely allocation of resources मैं कर सकता हूं, उसके लिए मैं मेरे बजट्स में रोलिंग बजट्स इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। कल्चर ऑफ इनोवेशन, कोई भी नया चीज अगर मेरे को इनकॉर्पोरेट करना है मेरे बजटिंग में, बियॉन्ड बजटिंग अलाउज यू इनकॉर्पोरेट्स बेंचमार्किंग। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि आपका कंपैरिजन मैं किसके साथ करूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर, जो आपके लेवल का कॉम्पिटिटर है ना, मैं उसके साथ आपका कंपैरिजन करूंगा। सो बेंचमार्क किसको बनाया है, मेरे लेवल के कॉम्पिटिटर को, सो दैट अनवांटेड मेरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं 60-70% वाला हूं तो मेरा जो फ्रेंड जिसको वही रेंज में आता है उसी के साथ मेरे पेरेंट्स मेरा कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास के टॉपर के साथ मैं 60-70 वाले को 95% वाले के साथ कंपेयर किया, कभी कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनेगा। सो लेवल टू लेवल कंपैरिजन होगा, इनकॉर्पोरेट्स बेंचमार्किंग। तो आप जब अपना बजट बनाओगे तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका जो बेंचमार्क कौन है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो भी साथ में रखोगे, सो दैट कंपैरिजन बिकम स्मूदर एंड रियल। फिर फोकस ऑन इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स, बराबर है, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस एंड रिक्वायर्ड कि आप फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करो। एंड अलाउज मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरमेंट, बराबर। सो एज आई सेड कि अगर कोविड हो गया है देन इन दैट केस एनवायरमेंट के हिसाब से मेरे को कैसे चेंज करना है, आई शुड बी एबल टू मैनेज दैट। So this is about your characteristics of your beyond budgeting. I hope clear हो गया। सबसे पहला concept of rolling budget is incorporated in the KPIs. Second, अब मेरे को लैपटॉप्स देना है कोविड में तो timely allocation of resources कर पाऊंगा। Culture of innovation, anything new is to be introduced, we allow our मैनेजर्स टू डू दैट। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई बजट बनाया और वो बजट के हिसाब से मैंने किसी न्यू इनोवेशन का कॉस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट अब मेरे को लग रहा है कि नहीं ये नया इनोवेशन अपने को लाना चाहिए, नया मार्केटिंग टेक्निक या कुछ भी लाना चाहिए, तो वो मैं मेरे रोलिंग केपीआई में, रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। वेरएज पुराना बजट होता तो वो क्या बोलता, नहीं अभी ये साल का बजट बन गया, अभी तुम नेक्स्ट ईयर आना, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना। सो कल्चर ऑफ इनोवेशन प्रमोट करता है बियॉन्ड बजटिंग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेंचमार्किंग, मतलब मैं मेरे कॉम्पिटिटर के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। फोकस ऑन इंप्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स एंड अलाउज मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरमेंट एंड चेंज द बजट्स अकॉर्डिंगली। समझी गुरु? सो दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब किसके लिए, वो किसके लायक है ये बियॉन्ड बजटिंग। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको यूज कर सकता है, नहीं। आप सब अगर आपका जो इंडस्ट्री है उसमें रैपिड चेंजेस होता है तो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रैपिड चेंज इंडस्ट्रीज है, तो आपके लिए तो सूटेबल है बियॉन्ड बजटिंग, आपको यूज करना ही चाहिए ताकि आप फ्लेक्सिबल रखें अपना टारगेट्स एंड अगर कोई चेंज हो रहा है तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सके। सेकेंड है कंपनीज यूजिंग टीक्यूएम। अब टीक्यूएम में क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब आप एवरी मंथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। अब अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो इन दैट केस आपका बजट चेंज होगा। तो अगर आपने बियॉन्ड बजटिंग लिया है तो आपका रोलिंग बजट है, तो रोलिंग बजट है तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया तो मैं मेरे नेक्स्ट रोलिंग बजट में वो इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। सो दैट इज वेयर बियॉन्ड बजटिंग विल आल्सो बी हेल्पफुल। थर्ड, अंडरगोइंग रैपिड चेंज, रेडिकल चेंज लाइक अ बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो अगर ऐसा कोई एकदम न्यू चेंज पूरा का पूरा लेकर आने वाले हो, बियॉन्ड बजटिंग विल एक्सेप्ट दैट, will compare you with the competitors, will have the rolling budgets, तो कोई टेंशन नहीं होगा। So original budgets will not work अगर बीपीआर है तो आप एक नए सिरे से वापस से अपना नया बजट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तीन इंडस्ट्रीज जिसके लिए बियॉन्ड बजटिंग एकदम सुटेबल है। पहला जहां पे रैपिड चेंजेस है, दूसरा वन विच इज यूजिंग टीक्यूएम, एंड तीसरा जहां पे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रहा है। जहां पे टीक्यूएम है वहां पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा, बेटर है बियॉन्ड बजटिंग रखूं। जहां पे बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, वहां पे ओरिजिनल बजट कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि मैंने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। और जहां पे रैपिड चेंजेस हो रहा है इंडस्ट्री में तो वो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा मेरे काम में, एट द सेम टाइम मेरे बजट्स में भी। सो इट विल बिकम रिस्पॉन्सिव टू चेंज। समझे गुरु? सो दिस इज अबाउट योर सुटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग।
नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो बेनिफिट्स क्या क्या था कि भाई मैनेजर जो है अब उसको एक अथॉरिटी मिलेगा कि हाँ यार, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच, आई विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद एवरीबॉडी, सो रिमूव्स इंटरनल राइवलरी। तो ऐसा नहीं होता था कि भाई ये क्रोमा अंधेरी को कुछ और बजट दिया है और क्रोमा से चेन्नई को कुछ और बजट दिया है, तो एक इंटरनल राइवलरी का स्कोप था। यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है, आप अपना बजट बनाओ, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको दूसरे के बजट के ऊपर झांकने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको उसके कॉम्पिटिटर के साथ हम लोग चेक कर लेंगे बस। समझ गए? नेक्स्ट, डिफाइंस क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस बिकॉज ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। रिवॉर्ड इज टीम बेस्ड, रिवॉर्ड इज टीम बेस्ड। आपका पूरा ब्रांच कैसा परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग को कितना बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली किसने कितना परफॉर्म किया, नो, proper delegation of authority at all levels. Now because the budget is being prepared internally, so आपको पता है कि कौन सा लेवल का एम्प्लॉय कितना काम करता है। वरना टॉप डाउन में क्या होता था कि भाई डाल दिया बस उन्होंने अपने हिसाब से, नहीं, अब आपको पता है कि कौन कितना क्या काम करता है। सो प्रॉपर डेलीगेशन होता है काम का, एंड दैट इज अगेन रियली वेरी हेल्पफुल बिकॉज ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। नो बजट लिमिट्स एंड फोकस ऑन की रेशियोज। अब यार ये वाला बजट वैसे भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको ये वाले बजट से तो बहुत इतना कोई लेना देना है नहीं। वो बोलते हैं आप इंटरनल बजट बनाओ, हम कंपैरिजन आपका कॉम्पिटिटर के साथ करेंगे। एज सच देयर इज नो लिमिट ऑन द बजट्स, मेक एज यू वांट टू एंड एंश्योर कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्विक होना चाहिए। So that is what the benefits of beyond budgeting is. So workers जो काम कर रहे हैं, managers are happy, responsibility allocation properly हो जाता है, responsibility allocation हो जाता है, rewards team based होता है, customer centric है, delegation of authority is done easily. बजट्स के ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है कि नहीं मेरा जो प्रोडक्शन बजट है वो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, परचेज बजट, एडवर्टीजमेंट बजट चल 10 लाख से ज्यादा नहीं करेगा, कोई बजट नहीं है। आपको 10 लाख की जगह 15 लाख का बजट यूज करना एडवर्टीजमेंट के लिए करो, बट सामने मेरे को उतना सेल्स भी लाके दो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट योर बियॉन्ड बजटिंग स्पीक्स ऑफ। डन। अब आते हैं अपन लोग, ये गारंटीड एग्जाम में आने वाला है, 100% विल कम इन द एग्जामिनेशन, विल कम इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग ने ये वाला बराबर से नहीं किया ना तो गया आप लोग का फुकट का 8 से 10 मार्क। इसके लिए मैंने इसका जो है आप लोग को शॉर्टकट भी बना के दिया है, फॉर वंस, ओनली फॉर वंस। सो प्रिंसिपल्स ऑफ अडॉप्टिव मैनेजमेंट। भाई अब क्या बोलते हैं बियॉन्ड बजटिंग के, आप इतना मार्केट से जो इंफॉर्मेशन लेने वाले हो, अडॉप्ट करने वाले हो, चेंजेस करने वाले हो अपने बजट्स में, देन इन दैट केस वो मैनेज कैसे होगा? तो उसके लिए उन्होंने बोला एक लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। लीडरशिप प्रिंसिपल्स में अपन लोग ने रखा है कोवैट पी इज योर वन सिनोनिम, एंड दूसरा है आरटीपी, बट R3T1P2, RTP तो याद रहेगा अपने को। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रिंसिपल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग? कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स है जैसे कोवैट पी, क्या क्या, जैसे कनेक्ट टू कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर को चाहिए क्या पहले वो समझने की कोशिश करो। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करता है, धूम, देन यू डोंट हैव टू लुक बैक। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मतलब एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां पे एक दूसरे को सब लोग हेल्प करें, राइट? देन शेयर्ड वैल्यूज एंड साउंड जजमेंट, शेयर्ड वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, प्रॉपर एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए। ऑटोनॉमी, आपके पास ऑटोनॉमी है कि आप अपना बजट बना सकते हैं। ट्रस्ट people with freedom to act, so you can blindly trust them and they will accordingly give you the results as well. Transparent information for innovation, learning for all. अब जब ये ब्रांच लेवल पे बजट बनता है ना तो everybody who is involved in that budget making process, so that transparency है, सबको पता है कि कैसे परफॉर्म करना है। Purpose, engage and inspire people for long term targets. So say for example, अगर अपने को लग रहा है कि कोई चीज इंप्लीमेंट करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बियॉन्ड बजटिंग विल इनकॉर्पोरेट दैट। सो कई बार बियॉन्ड बजट, ट्रेडिशनल बजटिंग में आपको क्या आएगा, समझो 2 साल लॉस है बट आने वाले 5 साल प्रॉफिट है, तो ट्रेडिशनल बजटिंग देखता ही नहीं है उस चीज को।
ट्रेडिशनल बजटिंग बोलता है ये साल में लॉस है, नहीं चलेगा। बट बिकॉज ऑफ बियॉन्ड बजटिंग वो बोलता है कि नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखना है। भले ही इनिशियली 2-3 साल आपको लॉस हो, बट अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने वाला है, देन इन दैट केस वी विल से वी एक्सेप्ट योर पावर एंड पोजीशन। सो दिस इज व्हाट बियॉन्ड पोजीशन, बियॉन्ड बजटिंग इज। कोवैट पी, customer needed. O stands for strong organizational values. V stands for strong organizational culture. V stands for shared values. A stands for autonomy. T is transparency. And P is purpose. Engage everyone in learning new things, in learning, attaining new knowledge. And फिर है management processes जो बोलता है RTP. R3T1 P2। R3 क्या क्या इसमें? ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट प्रोसेसेस अराउंड बिजनेस रिदम्स एंड इवेंट्स। सो ओवरऑल मेरे सेक्टर में क्या चल रहा है, आई हैव टू नो दैट, एंड उस हिसाब से मेरे को मेरा बजट बनाना है, considering the overall rhythm that is going on in the market. Say for example, अगर मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एग्जीबिशन है, then in that case वो एग्जीबिशन में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगा। या say for example, अगर वैलेंटाइंस डे आ रहा है, देन इन दैट केस वैलेंटाइंस डे पे सबसे ज्यादा रिंग्स का सेल होता है। रिंग्स ये ऐसा वाला रिंग्स, बराबर है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिदम उस हिसाब से सेट हो जाना चाहिए। सेकंड है आर, रिवॉर्ड शेयर्ड सक्सेस। सो अब यहां पे यू हैव टू एंश्योर दैट ऐसा ना हो कि खाली आप प्रॉफिट कमाते जाओ, आपको आपके प्रॉफिट को, रिवॉर्ड को शेयर करना है आपके एम्प्लॉइज के साथ। सो अगर आपके ब्रांच ने अच्छा परफॉर्म किया है, एक तो हमने आपके ब्रांच को बोला कि आप बियॉन्ड बजटिंग यूज करो, अगर आपके ब्रांच ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो रिवॉर्ड को शेयर करना है आपको। अगर आपका जो ओनर है सब प्रॉफिट वो ही खाते जाएगा, देन इन दैट केस इट इज नॉट अ गुड कल्चर। सो रिवॉर्ड शेयर होना चाहिए, रिवॉर्ड शेयर सक्सेस। थर्ड, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल एज नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी हमने 1 साल का बजट बना दिया, अब आपको हम रिसोर्सेज नहीं दे सकते। नहीं, आपको रिसोर्सेज जब चाहिए, जैसे चाहिए दो, बट सामने एक्सपेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज अवेलेबल करवाओ एंड देन एक्सपेक्ट कि भाई हाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा। सेट डायरेक्ट एम्बिशियस एंड रिलेटिव टारगेट्स। अचीवेबल टारगेट्स होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, मजा आएगा अचीव करने में। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन टोटलिटी विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट। खाली नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस मत इवैल्यूएट करो, ओवरऑल कस्टमर को कैसा आपने सेटिस्फाई किया है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो सब ध्यान में रखना है। एंड लास्ट पी इज मेक लीन एंड फ्लेक्सिबल प्लान एंड फोरकास्ट एंड नॉट रिजिड वंस। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बस अब पत्थर की लकीर हो गई। नो, मेक इट लीन, अनवांटेड चीज निकाल दो, नॉन वैल्यू एडेड चीजें निकाल दो, एंड एंश्योर दैट अगर उसमें फिर आपको कोई भी चेंजेस या वैल्यू एडिशन करना है तो आप कर सकते हो। समझे? सो R3T1 P2 RTP। R क्या है? रिदम सेट करो अराउंड प्रोसेसेस, अराउंड मैनेजमेंट, as to what new things are coming into the picture। फिर आर है रिवॉर्ड को शेयर करना है, सक्सेस को शेयर करना है। थर्ड, मेक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए जब चाहिए। आर टी, ट्रांसपेरेंट ट्रैवल ऑफ यूज ऑफ info, sorry, T stands for set direct ambitious and relative targets। तो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, एम्बिशियस भी होना चाहिए कि अचीव करने में मजा है। P is for परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, होलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। ओवरऑल कस्टमर को कैसा अपन लोग ने दिया है, लर्निंग क्या लिया है, ओवरऑल नया चीज क्या सीखा है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसा दिया है, उस बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। एंड लास्ट इज मेक लीन एंड फ्लेक्सिबल प्लान्स एंड नॉट रिजिड वंस, एंड अकॉर्डिंगली उसको आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज योर लीडरशिप प्रिंसिपल्स फॉर अडॉप्टिव मैनेजमेंट in business beyond budgeting, and this is your management processes, very important। I hope we are clear। कोवैट पे customer, organization, value, autonomy, transparent and purpose। एंड यहां पे आ जाता है RTP। R stands for rhythm, reward, resources। T stands for targets। P stands for performance evaluation and planning and forecasting। समझ गए?
चलो सो ये हो गया मेरा एडॉप्टिव प्रिंसिपल्स. अब ऑलमोस्ट वी आर ऑन द स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग बियॉन्ड बजटिंग एंड दिस चैप्टर. सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ बियॉन्ड बजटिंग कैसे करोगे? देखो अभी तक आप ट्रेडिशनल बजटिंग यूज कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको आपके मैनेजमेंट को समझाने को, बट कोई बात नहीं. तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों चेंज करना है, बोर्ड को कन्विंस करो, स्टार्ट करो काम, इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस, ट्रेन करो एम्प्लॉय को ये न्यू प्रोसेस के लिए, रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस. मैं तो बोलता हूं रीथिंक द रोल ऑफ ऑल द सेक्टर्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, एवरीथिंग. चेंज बिहेवियर, इवेल्युएट क्या बेनिफिट्स हो रहा है, एंड फाइनली जो भी बेनिफिट्स हो रहा है उसको कंसोलिडेट कर दो. सो दिस विल गिव यू योर इंप्लीमेंटेशन. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, खाली स्टेप्स को आप एक बार वापस से गो थ्रू कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ट्रेडिशनल बजट और बियॉन्ड बजट में क्या डिफरेंस है. ट्रेडिशनल बजट के जो टारगेट एंड रिवॉर्ड है ना वो यूजुअली फिक्स्ड होता है, वेयर एज बियॉन्ड बजट के जो टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स है वो डिपेंड करते हैं कि आपके गोल्स एंड टारगेट्स क्या क्या कैसे कैसे चेंज हुए. तो अगर आपका जो टारगेट है वो आपको लग रहा है कि बियॉन्ड बजटिंग में आपको आपके टारगेट को चेंज करना है, स्ट्रेच करना है या कम करना है बेस्ड ऑन करंट मार्केट एनवायरनमेंट, यू कैन डू दैट. बट ये सेम चीज आप ट्रेडिशनल बजटिंग में नहीं कर सकते हो. सेकेंड है प्लानिंग एंड कंट्रोल. यहां पे फिक्स्ड एनुअल प्लान्स होता है और आप एक साल के बाद वरायंस देखोगे और वरायंस के बेसिस पे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करोगे. वेयर एज कंटिन्यूअस बियॉन्ड बजटिंग में कंटिन्यूअस प्लानिंग होता रहता है. एवरी मंथ जैसा मैंने आपको बताया रोलिंग बजट बनेगा, रोलिंग फोरकास्ट बनेगा. सो इट इज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन, आपको एक बार रिसोर्स दे दिया, प्री एलोकेटेड रिसोर्सेज, फिर आप प्लीज उसी में काम करो और सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा. यहां पे बियॉन्ड बजटिंग में एवरीथिंग इज डायनामिक, डिसेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन होगा and the resources will be available on demand as per the needs. So अगर need है आपके staff को, then in that case you will get what they want as per beyond budgeting. But traditional budgeting क्या बोलता है, भाई पहले जो तेरे को resources दे दिया है ना उस हिसाब से तेरे को काम करने का है तो कर, otherwise sorry boss नहीं चलेगा. समझ रहे हो? सो रिसोर्स कोऑर्डिनेशन सेंट्रल लेवल पे होगा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होगा. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, यहाँ पे खाली नंबर्स पे फोकस है, यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन पे, भाई वैल्यू बिलियन एंड बिलियंस में, ट्रिलियंस में यूनिकॉर्न बन के वैल्यू क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे आपको अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म रखना है तो आप बना सकते हो TRPO. टीआरपी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो TRPO इज द शॉर्टकट. टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स इन केस ऑफ ट्रेडिशनल फिक्स्ड, इन केस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग यू कैन स्ट्रेच योर गोल्स अकॉर्डिंगली. योर रिवॉर्ड्स विल ऑल्सो बी चेंज बेस्ड ऑन रिलेटिव गोल्स एंड टारगेट्स. प्लानिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है. वेरिएंस भी एक साल के बाद हम देखेंगे और उस हिसाब से वेरिएंस कंट्रोल प्रोसीजर डालेंगे. Whereas in case of beyond budgeting there is a system of continuous planning and rolling budgets are incorporated. Rolling forecast is done. Resource pre-allocated है यहाँ पे resources. Whereas in case of beyond budgeting resources on demand, आपको बीच में चाहिए तो मिल सकता है. Just you have to perform accordingly. Central coordination, dynamic coordination और decentralized coordination. And last is यहाँ पे focus is on numbers, whereas big thing यहाँ पे focus is on value creation. समझी गुरु? Are we clear everybody? With this अब मैं बोल सकता हूँ that we are done with the chapter. So देखो preview. बियॉन्ड बजटिंग जो अपना थर्ड पार्ट था, कैरेक्टरिस्टिक, सुटेबिलिटी, बेनिफिट, प्रिंसिपल्स, इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रेडिशनल वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ. ठीक है. सो इसमें ये एडॉप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशनल एंड बियॉन्ड बजटिंग का डिफरेंस, ऑल दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. समझ गुरु? तो चलो आइए, इसी के साथ टाइम आ गया है बोलने का. हस्ता ला विस्ता. प्लीज आप लोग का फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा. इट्स रियली रियली मोटिवेटिंग कि आप लोग जब अपना फीडबैक शेयर करते हो तो लगता है कि चलो और बेटर आप लोगों को और चीजें देते रहे ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. सुपर. Okay then, time to say hasta la vista. I hope you are enjoying these revision series. Take care, keep smiling and keep sharing your positive thoughts. Thank you so much.